गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आशा है सभी छात्र मुझे देख पा रहे हैं, सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। विश्व उद्योग की बात चल रही है। कल हमने विश्व उद्योग के स्थानीकरण के कारक देखे थे और सभी लोगों से एक अनुरोध किया था होमवर्क के लिए। एनसीईआरटी क्लास 12वीं के कुछ चैप्टर्स हमने बताए थे, 4, 5, 6, जिसमें उद्योग और संसाधन है, और क्लास 8 का चैप्टर 5। तो कितने लोगों को अवसर मिला वो किताब पढ़ने का, और कितने लोगों का उस किताब को पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपका डर भी हटा होगा कि कंटेंट तो है भाई, कंटेंट बिल्कुल है हमारे पास, और उसके बाद साथ ही साथ आप अपने नोट्स को भी बेहतर सुचारू रूप से बना पाए होंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोग। जो छात्र मुझसे पहली बार लाइव में जुड़े हैं तो वेलकम, और यदि आप एकदम नए छात्र हैं जो पहली क्लास में आए तो ये क्लास शायद आपके लिए नहीं है। मैं चाहूंगा कि क्लासेस प्रारंभ से करें, आपके पास वीडियो लिस्ट रहती है उसको यूज करें। सर आज लास्ट क्लास है? आज लास्ट क्लास नहीं है, आज की क्लास है, कल छुट्टी है, कल भूगोल की क्लास नहीं है, परसों जो है फ्राइडे को लास्ट क्लास है। ठीक है, चलिए। तो एनसीईआरटी में तो अभी किसी को कोई समस्या नहीं? एनसीईआरटी मिली या नहीं मिली? थोड़ा सा पढ़ पाए बिल्कुल ठीक है, अगर पूरी नहीं भी पढ़ पाए हैं आपको मिल गई है। ये थोड़ा सा ना हमारे मन में जो चिंता रहती है कि यार कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो बिल्कुल है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, बहुत से छात्र मुझसे पूछते हैं कि सर क्या ये एनसीईआरटी पढ़ने का कोई लाभ होगा जब आप तो सारी जानकारी दे ही रहे हैं? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, देखिए आप परीक्षा दे रहे हैं यूपीएससी की, और यहाँ पे थोड़ा सा आपकी भाषा में एक मेच्योरिटी चाहिए, है ना। तो जो छात्र बहुत ज्यादा उत्तर लेखन नहीं कर पाए हैं, लेखन शैली बहुत विकसित नहीं है, तो राइटिंग स्किल में आपकी एनसीईआरटी की भाषा को जब पढ़ेंगे आप तो आपको बहुत मदद करेगा। तो मेरी अपने विषय के लिए खास रिक्वेस्ट है, बाकी सब विषय का मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मेरा विषय जो है भूगोल की एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। मेरे ख्याल से भाषा की गुणवत्ता भी है, उसमें जानकारी भी है, और कुछ जगह पे मुझे लगता है वो आपको चैलेंज भी करती है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे छात्र जो अब ट्रेंड हैं ज्योग्राफी में, यार एनसीईआरटी का तो चुनौती लेना चाहिए हमें। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, बाकी सब विषय के शिक्षक अपनी स्ट्रेटेजी देंगे, भूगोल में आपको बिंदास होकर जो लेटेस्ट एनसीईआरटी जो उनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, फ्रीली उपलब्ध है, उसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और फ्राइडे की क्लास में मैं विषय आधारित जो चैप्टर्स हैं वो भी निकालकर आपको बता दूंगा, इस विषय के ये चैप्टर्स हैं, तो आपकी मदद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं हर सैटरडे आपसे मिला करूंगा आपके आंसर राइटिंग के लिए आने वाले माह में, और अंग्रेजी में फिर मैं विश्व भूगोल शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद क्या है, किताब आपको मिली नहीं मिली, मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि आपको एनसीईआरटी मिली? ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि सर हमारी जो ऐप है, खान सर की ऐप, उस पर भी डली हुई हैं। बिल्कुल डली हुई हैं, तो हिंदी वालों के लिए हिंदी में डली हुई है, और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। प्लीज उसे यूज करिएगा, नहीं तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर भी रहती है। चलिए, तो मोटा मोटा मुझे जानकारी मिल गई कि सभी लोगों को कुछ कुछ समझ आया है। तो हम क्या कर रहे हैं, विश्व उद्योग की बात कर रहे हैं हम, और उसके स्थानीकरण की बात कर रहे हैं हम। हमने देखा कुछ प्राकृतिक कारक हैं, कुछ प्राकृतिक कारक हैं। विषय पर आ रहे हैं सभी छात्र, अब विषय पर आ रहे हैं, वो सारी हमने बात कर ली। अब मैं चैट पर थोड़ी देर नहीं रहना चाहता हूं ताकि विषय पर आए, तो विषय को जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। तो प्राकृतिक कारक क्या है हमारे पास? प्राकृतिक कारक में हमने कहा वहां की स्थिति कैसी है,
कहां पर स्थिति स्थिति और साथ ही साथ हमने क्या कहा यहां पर स्थल आकृति। तो वहां की स्थिति कैसी है, स्थल आकृति कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, मैदानी है, किस तरह से है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां क्या कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं है, ऐसी हमने कोई बात की। और उसके बाद हमने देखा कि वहां आपदा ग्रस्त क्षेत्र तो नहीं है, और हमने ये भी देखा कि पर्यावरण से जुड़े हुए क्या मुद्दे वहां पर। क्विकली मैंने लिख दिए, ये हम पहले बात कर चुके हैं, है ना। प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक को मैं भौतिक कारक भी कहता हूं, और जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के छात्र मुझे सुन रहे हैं उनके लिए फिजिकल ज्योग्राफी फैक्टर्स। फिर हमने देखा कि मानवीय कारक, मानवीय कारक। तो मानवीय कारकों में हमने कल बहुत सारे बिंदुओं की बात की, मैं फिर से एक बात ले आऊं ने, पूंजी, श्रम, तकनीक, सरकारी नीति, परिवहन संचार, ठीक है। उसके बाद हमने बात की वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन इत्यादि, इस तरह की भी हमने बात की। उसके बाद हमने पूंजी में ही यहीं पर हमने डाल लिया, बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद श्रम बल की बात करते हैं तो हमें सस्ता श्रम चाहिए, तो चीप लेबर, और साथ ही साथ कहीं कुछ उद्योगों में स्किल्ड प्रशिक्षित श्रम भी चाहिए, जैसे कि हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तकनीक में हमने कहा कई बार हाई टेक्नोलॉजी, हाईटेक गुड्स हैं, तो वो भी होता है। सरकारी नीति में हमने पिछली बार लिखा था सुरक्षा, तो कौन सुरक्षा मुहैया कराता है, तो सरकार मुहैया कराती है। सरकार कई बार ऐसे छूट दे देती है, तो आर्थिक नीतियां, सरकार की राजनीतिक नीतियां, सरकार की आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, सामाजिक नीति, तो ये सारी नीतियां जो हैं ये जुड़कर आती हैं। परिवहन व संचार की हमने बात की थी, वैश्वीकरण की हमने बात की थी, यही हमने यहां के समाज की भी बात की थी, सामाजिक और सांस्कृतिक। कुछ बिंदु डाल रहा हूं, इत्यादि, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने कल कर लिया था, इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। उद्योगों के स्थानीकरण की बात हुई, तो यहां पर कुछ ऐसी बात हुई कि ये उद्योग, कौन से उद्योग की हम वास्तव में बात कर रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो हमने कहा मोटा मोटा द्वितीयक के कारक है, द्वितीयक को ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, द्वितीयक को ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। पहला तो हमने ये कहा। फिर हमने कहा प्राथमिक उद्योग क्या होते हैं। प्राथमिक उद्योग वो होते हैं जो प्रकृति के सीधा दोहन, हम उसमें कुछ प्रसंस्करण नहीं कर रहे, कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहे, कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, सीधा वहां से निकाल रहे हैं। जैसे खनन हुआ, खनन इज माइनिंग, तो हमने निकाला, लेकिन अगर उस खनन को अगर हमने लॉ एस्क निकाला, उसको पिघला दिया, पिघला कर फिर उसमें रासायनिक प्रक्रियाओं में डाला और फिर उससे इस्पात बनाया, तो वो द्वितीयक है। तो ये वाला कार्यक्रम द्वितीयक के लिए था। फिर हमने पाया कि अगर प्राथमिक उद्योग है, प्राथमिक उद्योग प्रकृति से ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो इन कारकों का महत्व ज्यादा है। महत्वपूर्ण कारक यहां होते हैं। और तृतीयक उद्योग में हमने कहा कि भाई ये जो है तृतीयक उद्योग यहां से जुड़ा है, तो यहां ये महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा नहीं है कि तृतीयक उद्योग को प्राकृतिक नहीं चाहिए, उसको भी प्राकृतिक चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। सर मैंने कुछ चैप्टर पढ़े, कुछ चैप्टर अभी नहीं पढ़े, बिल्कुल मैं भी आप लोगों को एकदम रोबोट की तरह नहीं देखता हूं, इसीलिए मैंने कहा ना, देखिए कक्षा के बाद स्वाध्याय बहुत मदद करता है। तो आपने क्लास की, क्लास के बाद आप 1 घंटा जुटा पाए, आप उसमें जितना पढ़ पाए बहुत अच्छी बात है, उतना रखिएगा, ठीक है। तो अब हम यहां पर द्वितीयक तो हम समझ गए भाई, द्वितीयक में हमें मोटा मोटा समझ में आया, जैसे हमने कहा इस्पात उद्योग, एक
उद्योग मेरे पास आता है, मेरे दिमाग में जो आता है वो आता है इस्पात उद्योग। दूसरा मेरे पास आ जाता है शिप बिल्डिंग, पोत निर्माण, शिप बिल्डिंग, जहाज बना रहा हूं पानी के तो पोत निर्माण ये भी हो सकता है। ठीक है, सीमेंट का उद्योग, सीमेंट का उद्योग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये सब बड़े काम हैं, भारी उद्योग हैं, ये सब होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसी बात पर जिस बात पर मैंने क्लास खत्म की और उसके बाद मुझे लगा कि छात्रों के पास अभी भी डाउट हैं, तो उन डाउट्स को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, तो एक बात यहीं पे एक उदाहरण लेना चाहता हूं। बहुत से बच्चों ने बहुत अजीब सी बात की, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान, ऐसी किसी ने बात की। ठीक है, इसे आजकल शहरों में सैलून कहा जाता है, सैलून कहा जाता है। किसी ने कहा सर यहां लड़कियां ही जाती हैं, लड़के नहीं जाते। तो मैं बताना चाहता हूं शहरों में आजकल तो यूनिसेक्स सैलून है जहां लड़के लड़कियां दोनों जा सकते हैं। ठीक है, रही बात यहां पे लड़के जाएंगे लड़की जाएंगी, मुझे लगता है कि जिसको भी अपने शरीर को स्वच्छ रखना है, अपने बाल वाल बना के रखने, ठीक ठाक रखने, तो उन्हें कहीं ना कहीं सैलून में तो जाना ही चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपना लुक्स पे काम करना चाहते हैं। कुछ उद्योग ऐसे हैं, जैसे आप सोचिए एंटरटेनमेंट उद्योग, एंटरटेनमेंट उद्योग, तो हमारे जो फिल्मी सितारे होंगे या किसी रंगमंच के कलाकार होंगे, वो कई चीजें ऐसी चाहेंगे ना, दिखना एक तरह से चाहेंगे, तो होना चाहिए। तो मुझे ये नहीं लगता कि इसमें केवल ये कहा जाए कि लड़कियां करती हैं लड़के करते हैं, तो बेकार में लड़का बेचारा छुप छुप के करे, इससे अच्छा सामान्य सी बात है। पर ये एक सेवा है, एक कला है, और कला के पैसे मिलते हैं। तो कौन सा उद्योग है बच्चों? तृतीयक उद्योग, ये तृतीयक उद्योग। ठीक है, अगला क्या है? पत्थर तोड़ना। मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, पत्थर तोड़ना। सर पत्थर कौन तोड़ता है? अरे भाई पत्थर भी तो विनिर्माण में यूज होता है, पत्थर निर्माण क्षेत्र में भी होता है, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में पत्थर तोड़ रहा हूं मैं, रेत इकट्ठी कर रहा हूं, रेत इकट्ठा करता हूं, बालू इकट्ठा करता हूं, ये भी एक उद्योग है, ये भी एक उद्योग है। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां पर भी ऐसे उत्खनन कहा जाता है वहां पर तोड़ दें। अब ये तो तृतीयक था, लेकिन ये प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्राथमिक है। तो एक बार फिर से सभी छात्रों को मैं वापस इस पर लाना चाहता हूं। एक बात बताइए कि एक ब्यूटी पार्लर, एक ब्यूटी पार्लर क्या मरुस्थल में हो सकता है? मरुस्थल में हो सकता है, हाँ या ना? ब्यूटी पार्लर मरुस्थल में हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ या ना? मरुस्थल में ब्यूटी पार्लर हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है भाई, वहां पर एसी लगा लूंगा ना। क्या मरुस्थल लद्दाख में ब्यूटी पार्लर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लद्दाख में ठंडे क्षेत्र में हो सकता है, ठंडे क्षेत्र में भी हो सकता है, गर्म क्षेत्र में भी हो सकता है। और कैसी? पहाड़ी क्षेत्र में बाल कटवाने की दुकान हो सकती है ना, नाई की दुकान हो सकती है, पहाड़ी क्षेत्र में सर हो सकती है। क्या सागरीय क्षेत्र में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, हो सकती है। कच्चा माल क्या चाहिए? कोई कच्चा माल चाहिए, कैंची चाहिए, उस्तुरा चाहिए, चलेगा, उतने में हो जाएगा मामला या नहीं हो जाएगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप बताइए, आपदाग्रस्त हिमालयी राज्यों में भी नाई की दुकान है कि नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? हो सकता है भाई। लेकिन आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि आपके पास नाई नहीं है, जो बाल काटेगा वो श्रमिक नहीं है, तो क्या आपकी दुकान चल सकती है? मुझे बताइए, क्या चल सकती है? आपके पास नाई नहीं, ठीक है, आप हैं तो मरुस्थल में, लेकिन आपके आसपास कोई आबादी नहीं है भाई। और एक बहुत बड़ा हम बिंदु यहां पे डालना भूल गए, किसी ने ये बात भी नहीं की थी, मांग, डिमांड, ये मार्केट साइज होता है कि भाई उस चीज की मांग भी है कि नहीं है। आपने बहुत बढ़िया सा एक ब्यूटी पार्लर या एक सैलून खोल दिया जैसलमेर में, बिल्कुल वो आसपास सिर्फ ऊंट दिखाई देते, किसके बाल संवारिएगा भाई, किसके संवारिएगा? तो मांग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा ब्यूटी पार्लर एक बार को प्रतिकूल जलवायु में, एडवर्स क्लाइमेट में भी खोल सकता हूं,
एडवर्स स्थल आकृति में भी खोल सकता हूं, जहां समस्या है, जहां आपदा है वहां भी खोल सकता हूं। लेकिन अगर वहां पर परिवहन नहीं है, लोग अगर उस सेवा को लेने नहीं आ रहे हैं, लोगों ने उसकी मांग ही नहीं की है, तब यह उद्योग नहीं चल सकता। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो मेरा केवल कहने का मतलब यह था, फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से उसे समझ सकें, कि तृतीयक उद्योग ऐसा होता है कि अगर भौतिक चुनौतियां भी हैं, अगर भौतिक भूगोल की चुनौतियां भी हैं, तो बाकी चीजें काम कर जाएंगी। मान लीजिए भारत सरकार ने एक नीति बनाई। भारत सरकार ने ऐसे ही कहा कि भाई ऊर्जा का हमें सृजन करना है और नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल ऊर्जा करनी है। और भारत सरकार ने बनाई कि जो भी सोलर पैनल से बिजली बनाएगा उसको हम 50% रियायत देंगे। तो बताइए राजस्थान उसका फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? सरकारी नीति सोलर पैनल उठाएगा कि नहीं उठाएगा? तो हमेशा ये याद रखना है कि तृतीयक उद्योग में अगर ये नहीं है तो तृतीयक फेल हो जाएगा। ये नहीं है तो चलेगा, तृतीयक इसको झेल जाएगा, लेकिन इसको नहीं झेल सकता। इसलिए यह महत्वपूर्ण कारक है। इसके लिए होने को दोनों ही है, अच्छी जलवायु भी हो और अच्छा ये भी हो तो सैलून तो बहुत अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये अनुकूल की जगह प्रतिकूल भी हो गए, मुश्किल भी होगा, तो भी चला लेगा। अब हम आते हैं पत्थर तोड़ने पर। पत्थर की हम बात कर रहे हैं और उस क्षेत्र में पत्थर है ही नहीं। अब हम गए पर्वतीय क्षेत्रों में, बहुत सारे पहाड़ों से पत्थर आ रहे हैं, नदियों में वो गोल गोल पत्थर आ रहे हैं, वहां तो पत्थर मैं तोड़ लूंगा। लेकिन अगर मैं मरुस्थल में हूं, रेगिस्तान में हूं, तो वहां तो रेत इकट्ठी होगी, पत्थर तो नहीं मिलेगा। अगर सरकार की नीति है, मान लीजिए सरकार ने नीति दी जो पत्थर तोड़ेगा उसको 50% की छूट, भाई पत्थर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर पत्थर ही नहीं होगा तो मुश्किल है। अच्छा, पत्थर तोड़ने में जा रहा हूं, मैं हिमालय की चट्टानों में पत्थर तोड़ने जा रहा हूं और मैंने 4 पत्थर तोड़े, पूरा का पूरा पहाड़ भूस्खलन से मेरे ऊपर आ गया, मेरी जान को खतरा है कि नहीं है? लेकिन सरकारी नीति है, हां आपको छूट मिलेगी। नहीं भाई, बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो यह याद रखना है कि प्राथमिक उद्योग किससे फंसा हुआ है? प्राथमिक उद्योग की शादी प्राकृतिक भूगोल से ज्यादा बढ़िया हुई है और तृतीयक उद्योग की शादी मानवीय कारकों से ज्यादा हुई है। समझ में आ गया? दोनों कारक अगर बहुत एक साथ आ गए तो समझ लीजिए वहां तो तब तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर चयन करना हो तो यह, कल हमने एक उदाहरण पे बात खत्म की थी, राजस्थान की बात थी। तो मैं एक मानचित्र ही बना देता हूं तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो हमने बात की थी राजस्थान की और हमने कहा कि भाई देखिए राजस्थान में सरकार जो है, राजस्थान और ये सारा का सारा जो क्षेत्र है, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि मैं भूगोल का शिक्षक हूं तो मैं ये दिखा भी सकता हूं आपको कि बच्चों ये जो रेखा बताई है ना, ये 40 सेंटीमीटर से कम बारिश है, इधर 40 सेंटीमीटर से कम है। तो इस सारे में पानी कम है और यहां पर कृषि अगर करनी है तो यहां पर कौन सी आएंगी? रेन फेड क्रॉप्स आएंगी। रेन फेड क्या होती है? जो वर्षा से जो थोड़ी बहुत आ जाती है, इनको ड्राई लैंड क्रॉप भी कहते हैं। शुष्क भूमि फसल क्या है? बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, यही सब चीजें हैं। तो इन्हें मिलेट भी कहा गया, मोटा अनाज। या आपने क्या सुना है? बाजरा, ज्वार। और मैं ऐसा ही एक क्षेत्र आपको भारत में और दक्षिण में भी बताना चाहता हूं, ये हमारा तेलंगाना का क्षेत्र है। तो जिसमें आपने अभी सुना होगा, अभी मैंने स्काईमेट, मैंने आप लोगों से कहा था स्काईमेट देखने के लिए, आशा है आप लोगों ने देखा होगा। कल मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था स्काईमेट का। तो बाजरा, ज्वार, यहां पर रागी भी होती। दक्षिण भारत में मिलेट जो है रागी। तो अब सरकार चाहती है कि यहां पर वो हो। किसी ने कहा मस्टर्ड, बेटा सरसों यहां नहीं होती, सरसों पंजाब में होती है। सरसों को थोड़ा सा और वो चाहिए, इतनी सूखी दशाओं में सरसों नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां पर नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया, यहां से नहर लेकर आए, इंदिरा गांधी नहर ले आए, यहां से लेकर आए हम
सतलुज नदी और क्या कहते हैं बियास नदी को हमने लिया और यहां पर हम लेकर आए। सभी लोग मेरे साथ। तो अब हमारे पास एक ऐसा स्थान है जिसकी भौतिक कारक प्रतिकूल है, भौतिक समस्याएं हैं। समस्या है कि नहीं? फिजिकल फैक्टर नेगेटिव है, फिजिकल फैक्टर नेगेटिव है। तो जहां पर भौतिक दशाएं नेगेटिव हों वहां कौन सा उद्योग करना मुश्किल है? प्राथमिक उद्योग मुश्किल है, प्राथमिक उद्योग मुश्किल है। सेवा क्षेत्र अगर आ जाए, तृतीयक क्योंकि इससे आजाद है वो आ जाएगा, तो तृतीयक अगर लाया जाए, तो अगर मुझे चयन करना हो तो प्राथमिक वर्सेस तृतीयक, तो मेरा वोट जाएगा तृतीयक को, मेरा वोट जाएगा तृतीयक को। लेकिन तृतीयक किससे जुड़ा बच्चों? तृतीयक जुड़ा हुआ है पूंजी से। तो क्या केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार के पास पूंजी है? क्या राजस्थान के लोग, क्या राजस्थान के युवा वर्ग, क्या राजस्थान की कायाकल्प करना चाहते हैं? क्या वो ऐसी सेवा क्षेत्रों में आना चाहते हैं जिसमें राजस्थान एक नए लेवल पे जाए? वो भी मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तकनीक भी नहीं है, सरकारी नीति भी ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है। सरकार ने संस्कृति के ऊपर बहुत सारा जोर दिया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को चलाया जाए, तो ठीक लग रहा है मुझे। लेकिन सरकार भी अभी कह रही भाई एक काम करो, आप ना ऊर्जा लेकर आओ। तो हमने ऊर्जा के लिए रखा है, बट बाकी चीज नहीं। वैश्वीकरण का बहुत बड़ा लाभ उठाया जा सकता है। बहुत से लोग भारत में भारत की संस्कृति, भारत की कलाओं को सीखने के लिए आना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि राजस्थान अपने आप में एक बहुत ही कलात्मक राज्य है। उसकी कलाएं, उसके लोक संगीत, उसके रंग, उसका खान पान अपने आप में एक बहुत ही विविध क्षेत्र है। तो ये बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन अभी दिया नहीं गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक में भी मुझे लगता है कि वैसी सोच की वैसे तो हम बात करते हैं पधारो हमारे देश और अतिथि देवो भव, लेकिन अभी ऐसी सोच कि हम अपने आप को एक पर्यटन का केंद्र बना लें, अभी ऐसी है नहीं, अभी थोड़ी बनी नहीं है। तो इसके अभाव में देखिए, पहला तो प्रकृति नहीं करने दे रही हमें। प्राकृतिक में भाई बहुत ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, तृतीयक में हम अभी तैयार नहीं है। तो इसलिए हम एक और मरुस्थली क्षेत्र दुबई से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ये दुबई है, यहां पे दुबई है, ये बहुत बढ़िया आगे निकल गया है। कौन सा उद्योग चला रहा है दुबई तृतीयक उद्योग चला रहा है। सेवा क्षेत्र, एंटरटेनमेंट, सब कुछ। अच्छा, दुबई की किस्मत और अच्छी हो गई कि इसके पास एक प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग भी है। प्राथमिक में इसके पास क्या आ गया? तेल आ गया। और द्वितीयक में ये तेल की रिफाइनरी बहुत बड़ी लगाए बैठा है। तो ये इससे पैसा कमाता है और समझदार है। इसके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, इसके पास खाने को कुछ नहीं है, तो इसको पता है खाने की हर एक चीज मुझे आयात करनी पड़ेगी। इसने कहा भाई देखो, इससे जो पैसा निकलता है तो मैं इसको निवेश कर देता हूं तृतीयक में। लोग मुझे तृतीयक में भी पैसा देंगे, इसमें भी देंगे, और मेरा जो है आयात होता रहेगा। समझदार है कि नहीं है? है या नहीं है? समझदार है। तो अभी भारत में वो जो पैसा आना चाहिए, वो जो धन आना चाहिए, वो जो पूंजी आनी चाहिए, वो जो तकनीक आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। तो हम कहां पे फंसे हुए? हम आज भी नारा दे रहे हैं कि किसान की आय दुगनी करनी है, लेकिन भाई यहां का किसान बड़ा छोटी भूमि वाला छोटा मजला किसान है। 2 हेक्टेयर से कम उसकी जमीन की वो है, सब कुछ उसके पास बहुत ज्यादा कम है। छोटा किसान होने के कारण, सीमांत किसान होने के कारण उसके पास अवसर नहीं है उतने ज्यादा, और प्रकृति भी उसके साथ नहीं है। तो अगर उसकी आय को सच में दुगना करना है, तो मैंने कहा ये नोट्स पढ़ के नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे राजस्थान में कई आज के युवा आईएएस अफसर लड़के और लड़कियां जो जा रहे हैं, वो भी समझते हैं इसको, वो भी तो पढ़ के जाते हैं। मेरे ही कई छात्र राजस्थान में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं, तो वो भी तो जब मुझसे बात करते हैं तो भी तो वो सोचते होंगे कि राजस्थान को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इस सारी चीजों में मुझे लगता है कि एक नवाचार की जरूरत है। ये पुराने लिखे नोट्स और पुरानी लिखी नीतियों से नहीं होगा, एक नई सोच चाहिए। पर हां, मैं ये भी मानता हूं कि हुआ क्यों नहीं अभी तक, इसके कुछ कारण हैं। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, और मैंने तो कहा आर्थिक तकनीकी बहुत सारे कारक हैं। और प्लीज ये समझ के चलना होगा
ये समझ के चलना होगा कि औरों से ईर्ष्या नहीं करनी है। हम एक बार को दुबई को देखकर ईर्ष्या करने लगे, भाई हम एक विकासशील देश हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, हर जगह अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग विभीषिकाएं हैं, उनसे डील भी तो करना है, डील भी तो करना है। लेकिन 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 जैसा मैंने आपको एक क्लास पहले भी ली है, काम करने से पहले 5 उंगलियां ना दिशा अपनी निर्धारित करो। ऐसा नहीं है कि बुद्धू की तरह से सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए परीक्षा क्या मांगती है, किस दिशा में जाना है। ये तो क्लास में आया, क्या मैं इसको अपने नोट्स को बेहतर कर सकता हूं, कर सकती हूं एनसीईआरटी पढ़ के? तो ये ऐसी सोच मुझे लगता है कि ये यहां पे दिशा भी सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लगे हाथ वो सब कर दिया जाए। सभी को समझ में आया? ठीक है, एक तो ये हुआ। कल कुछ छात्रों ने कहा कि सर उद्योग में, आपने कहा सर बिहार में उद्योग नहीं लग रहा है, तो ये तो गलत बात है सर, बिहार में भी लगाना है। तो बिहार में आते हैं बच्चों, बिहार। तो बिहार वाले और जो बिहार से नहीं है वो भी सोच के बताएं, वो भी सोच के बताएं कि बिहार में उद्योग लगाना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सिंपल सी बात है, यही 3 तरह के उद्योग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, है ना? हो सकते हैं। तो बिहार में द्वितीयक उद्योग की बात करते हैं, जिसके लिए दोनों चीजें चाहिए होती हैं। तो बिहार की भौतिक अवस्थाएं कैसी हैं? अनुकूल है? क्या बिहार की स्थिति, स्थलाकृति अच्छी है? सर मैदानी भाग है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसके फुल नंबर मिल गए बिहार को। बिहार अच्छा मैदान, नदी के मैदान हैं और उनमें अच्छा सॉइल भी है। चलिए, जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु भी अच्छी है, तो वर्षा भी 100 सेंटीमीटर से ऊपर है, जलवायु भी ठीक है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, जलवायु की दिशा से भी ठीक है। लेकिन जलवायु में एक समस्या है, जलवायु में एक समस्या है, भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है और जो नदियां आ रही हैं हिमालयी नदियों में, और उसमें बाढ़ आती है। एक समस्या हो गई मेरे पास, तो इसके नंबर में क्वेश्चन मार्क डाल दूं? क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने। अच्छा, बिहार में कच्चा माल देखते हैं। क्या बिहार में खनिज है? नहीं, बिहार में खनिज नहीं है। खनिज से समृद्ध जो हमारा राज्य है वो झारखंड है। बिहार में अगर कुछ है संसाधन में, तो एक तो पानी का संसाधन बहुत बढ़िया है, जल बहुत है, नदी है भाई, मानते संसाधन। और बिहार में क्या है? मृदा, अच्छी मृदा है, अच्छी मृदा है। और बिहार में क्या है? अच्छा जल है। आपदाग्रस्त है, वही हमने कहा, बाढ़ आती है भाई, ये समस्या है और देखना पड़ेगा। तो मुझे अगर द्वितीयक उद्योग स्थापित करना, तो क्या मैं इस्पात लगाना चाहूंगा? जल्दी से बताइए बच्चों, क्या इस पे खनिज उद्योग लग सकते हैं? नहीं सर, खनिज तो नहीं लग सकते। तो कौन सा उद्योग लगेगा? सर मृदा है ना, तो सर कृषि आधारित तो हो सकता है, कृषि आधारित हो सकता है, और जल आधारित उद्योग तो हो सकता है बच्चों। सर जल आधारित उद्योग क्या होता है? तो जल आधारित उद्योग है नदी और नदी परिवहन। नदी परिवहन की बात भी हमने बात भी की। और यहां से नदी का जो परिवहन है वो सबसे सस्ता होता है, बल्क मटेरियल जाता है कि नहीं जाता? नेशनल वाटरवे नंबर 1, ठीक है, इलाहाबाद से जाता है, कलकत्ता तक जाता है, पोर्ट तक जुड़ा हुआ है। तो यहां मुझे थोड़ी उम्मीद बिहार में दिखाई देती है। बट आप अगर वहां पे सीमेंट उद्योग लगाना चाह रहे हैं या बाकी औद्योगिकरण, तो वो बिहार में अभी मेरी सोच में, मेरी भौगोलिक सोच मुझे मना करती। कृषि आधारित करिए, बिहार में फसल होती है और फसल को हम क्या कर सकते हैं? हम फसल को परिष्कृत कर सकते हैं। जल में बहुत से लोगों ने बिहार में मत्स्यन शुरू किया है, मत्स्यन का एक अच्छा केंद्र हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने मखाना भी सुना है, मखाना भी होता है। तो इस तरह कृषि आधारित उद्योग नंबर देने को तैयार हो सभी लोग। आप सब समझदार हैं यार, हम उद्योग की बात कर रहे हैं, मैं आपके नोट्स लिखवा रहा हूं, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, अच्छा यार बिहार में तो ये होना चाहिए। तो बिहार में बहुत ज्यादा खनिज के संसाधन तो नहीं है, तो वैसा वाला उद्योग तो नहीं लग सकता, इस्पात नहीं लगेगा, शिप बिल्डिंग नहीं लगेगा, सीमेंट नहीं लगेगा, लेकिन ये हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूं हो जाएगा। क्यों? अब उसकी बात करते हैं। क्या बिहार में निवेश हो रहा है? क्या बिहार में निवेश हो रहा है?
अगर एक विदेशी निवेशक को आना है, एक राज्य चुनना है, तो क्या बिहार पहली पसंद है उसकी? समस्या, क्वेश्चन मार्क। पूंजी नहीं आ रही, पूंजी नहीं आ रही में बिहार की सरकार जो है, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं भाई हमें अति पिछड़े का भी वो मिलना चाहिए कि भाई ये पिछड़े राज्य हैं, हमें केंद्र सरकार और मदद करे। तो ये तो केंद्र सरकार की मदद पे चल रहे हैं भाई। पूंजी निवेश में एक दिक्कत है। क्या बिहार की सड़कें, परिवहन, संचार टॉप क्लास हैं? नहीं लग रहा है। ठीक है। मुझे एक और चीज लगती है, बिहार का समाज और बिहार की संस्कृति। अगर हम बात करें बिहार की जो संस्कृति है, जब हम इतिहास में जाते हैं तो बिहार से जब हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं और जिस तरह की पुरानी प्राचीन काल की यूनिवर्सिटी हैं, यार सांस्कृतिक में तो दम लगता है, मुझे ये भी दम लगता है। लेकिन इसके साथ अगर सरकारी नीति सपोर्ट नहीं कर पा रही, परिवहन और संचार का अच्छा विकास नहीं हुआ है, श्रम भी नहीं हो रहा है। श्रम क्या कर रहा है वहां पर? श्रम क्या कर रहा है? आप लोगों ने सोचा, बहुत से छात्र जैसे खान सर तो पटना से ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो बहुत से बच्चे, बिहार के बच्चे वहां जुड़ गए। बट क्या आप नहीं जानते कि बहुत सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे शिक्षा से अभी बहुत दूर हैं, अभी शिक्षा में नहीं जुड़े हैं। शिक्षा में नहीं जुड़े हैं तो फिर किस चीज में जुड़े हैं? मुझे कोई ऐसा बहुत ज्यादा काम भी ऐसा दिखाई देता नहीं। क्या आपको लगता है यूट्यूब पे वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ा काम है? या फिर बकैती, वो भी तो हो सकता है ना। तो क्या हमारा श्रम सच में तैयार है? और मुझे बिहार में तो ये भी देखना आया है, बिहार में जितना भी बढ़िया श्रम बल है, अच्छा श्रम बल है, वो कहीं ना कहीं अपने श्रम के आधार पर, अपने बूते पर दूसरे राज्यों चला जाता है काम करने। जाता है कि नहीं जाता है? तो बिहार को जो अच्छा श्रम बल है वो तो मिलता नहीं, तो वो भी चूक जाता है कि नहीं चूक जाता है? तो वो भी चूक जाएगा। जो बचा हुआ है, तो मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि एक तरह का आंदोलन है ये जो शिक्षा आई है आप लोगों के पास, आंसर का एक तरह से हम सबके साथ जुड़कर लाना कि जो भी बच्चा जहां पर भी है, अपने लिए, अपने देश के लिए जहां आगे बढ़ सकता है बढ़े, अवसर तो मिले। अगर अवसर ही नहीं मिलेगा तो दिक्कत है। और जब वो बच्चा बढ़ेगा तो उसका गांव, उसका जिला, उसका राज्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बिहार में, बिहार के लोग मिलकर ये काम करें तो अभी मुझे लगता है तृतीयक उद्योग में भी चुनौती है, प्राथमिक में भी चुनौती है, द्वितीयक में भी चुनौती है। चुनौती है कि नहीं? संभावना है। संभावना मैंने आपको दिखा दी। संभावना क्षेत्र जल से जुड़ा, मृदा से जुड़ा, संस्कृति से जुड़ा बिल्कुल है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है। अब तुम लिट्टी चोखा पे ही खत्म कर दो मामला तो मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? लिट्टी चोखा से आगे बढ़ जाना है और लिट्टी चोखा दुनिया में लेके जाना है, क्या टेंशन है? दुनिया बिस्किट के पीछे दीवानी है, बिहार से बढ़िया ठिकवा बना के भेजो यार, सारे बिस्किट छोड़ देगी दुनिया। बट सोचने की बात है कि आप उसे कहां तक ले जाएंगे। सभी लोग मेरे साथ। अब ये हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि सर ने लिखवाया कुछ नहीं, बट विश्वास कीजिए, जो इसे डिस्कशन कहा जाता है, यूपीएससी की तैयारी के लिए आपकी सोच विकसित होनी चाहिए कि उद्योग क्या है और कैसे बदल रहे हैं। उद्योग क्या हैं, कैसे बदल रहे हैं, कहां पर है। और मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं बच्चों, एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं। ये हमारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये हरित क्रांति यहां हुई या नहीं हुई? तो अभी आपने देखा किसान आंदोलन, ऐसी बात की गई कि किसान आंदोलन ये जो है वो क्षेत्रीय है, यहां केवल पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, बाकी नहीं है। मैं उसकी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन बड़ा गर्व महसूस करते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कि हमने हरित क्रांति में एक क्रांति लेकर आए जिसमें देश का खाद्यान्न, देश की खाद्य संकट और देश की खाद्य सुरक्षा में हमारा योगदान है। क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? तो क्या उन किसानों का गर्वान्वित होना बनता है या नहीं बनता है? वो बड़े गर्व से कहते हैं भाई हरित क्रांति हम लेकर आए और पंजाब हरियाणा का किसान उसने ये किया। अच्छी बात है। और वो क्या कह रहे हैं? भाई हम जो किसान हैं, हमारी जो लागत है
स्वामीनाथन कमेटी ने जो हमारे लिए कहा वो हमें दाम दे दीजिए। फिर मैं उसकी राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यहां से किसान आंदोलन कर रहे थे। और वैसे तो सभी किसान वर्ग को आना चाहिए, सभी किसान एक साथ है, क्योंकि भारत में किसानी एक पारंपरिक कार्य रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन्हीं कारणों से किसानों ने आपस में डिसाइड किया कौन क्या करेगा, ये करेगा। आज मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं, एक भूगोल के शिक्षक के तौर पे भी, एक पर्यावरण के शिक्षक के तौर पे भी। मुझे लगता है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनको कृषि उत्पादन पे से ध्यान हटा देना चाहिए। मुझे लगता है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाथ जोड़कर कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत सारी फसल उपजाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गेहूं उपजाया, चावल उपजाया, और इवन कपास उपजाया, गन्ना उपजाया, सब उपजाया, बहुत बढ़िया भाई। और आप लोग अभी समस्या में फंसे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप जो फसल बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, तो आपको जो है फसल में कुछ बचता नहीं है, तो किसान जो है दुखी चल रहा है। ठीक है, अब मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि इनको किसानी कम कर देनी चाहिए। अगर ये किसानी कम कर देंगे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर ये किसानी कम कर देंगे, तो बच्चों क्या देश पे खाद्य संकट आ जाएगा कि नहीं? हां या ना? खाद्य सुरक्षा का संकट आएगा अगर इन्होंने उत्पादन कम कर दिया। हां या ना? सोच के बताइएगा। आप अपनी सोच रख सकते हैं। मैं कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाह रहा हूं, एक भूगोल और पर्यावरण के शिक्षक के नाते आप लोगों की सोच खोलना चाहता हूं। तो बिल्कुल आएगा सर, देश की खाद्य सुरक्षा में एक समस्या आ जाएगी, आएगी सर। सर रिन्यूएबल इस्पात इंडस्ट्री लगा सकता है बिहार। बेटा रिन्यूएबल इस्पात की जो आप बात कर रहे हो, रिन्यूएबल के लिए कच्चा माल तो लाओगे कहां से लाओगे अभिषेक कुमार? मैंने आपकी बात मान ली बेटा, लाओगे कहां से? तो सभी लोगों ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर ये खाद्य उत्पादन कम कर देंगे तो खाद्य सुरक्षा को एक संकट है। अच्छा मुझे बताइए, तो इनकी जगह क्या आपको लगता है बिहार ले सकता है क्या? बिहार इनकी जगह ले सकता है? अब देखिए, क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर, रिटायर हो गए, धोनी आ गए, धोनी रिटायर हो गए, विराट आ गए, आते रहेंगे कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फसल वाले काम से रिटायरमेंट लेना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, मैं अपने वक्तव्य को पूरा करूंगा, ऐसा मत सोचिए कि मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, आपसे खुली चर्चा कर रहा हूं। और मैं कह रहा हूं बिहार, क्या बिहार उनकी जगह ले सकता है? हां या ना? मतलब आप यूं समझ लीजिए कि देश की खाद्य सुरक्षा फिर बिहार के कंधों पर है, क्या आप देने को तैयार हो? फिर गड़बड़ भी हो सकती है भाई। सर बिहार ही मतलब देश की फसल लगा देगा, और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम छुट्टी दे देंगे। बिहार क्या वो मजबूत कंधे रखता है बिहार कि देश की खाद्य सुरक्षा बिहार चला ले? कुछ हां कह रहे हैं, कुछ लोग बिहार से होंगे वो हां कहेंगे, कुछ लोग जो बिहार से नहीं होंगे वो ना कहेंगे। तो ये मैं आपके राज्य से नहीं जोड़ रहा हूं इसको। चलिए अब इसमें दो सवाल आते हैं। पहली बात, सर आप इन लोगों को क्यों कह रहे हो कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जो है, सर अगर ये किसानी छोड़ देगा तो सर ये क्या खाएगा बेचारा? सही बात है ना? तो सर ये तो आप गलत बात कर रहे हो कि सर इनको किसानी छोड़ने को कह रहे हो। और सर दूसरी बात में, क्या पता बिहार करेगा, खेती करेगा, लेकिन क्या बिहार इनकी जगह ले सकता है? मतलब धोनी की कोई जगह ले सकता है? तो मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं कि मैं ऐसी क्यों बात कर रहा हूं। एक शोध हुआ, पहले तो ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। एक शोध हुआ बिहार की मृदा और बिहार की कृषि को लेकर कि संभावनाएं कितनी है। आपको हैरानी होगी, बिहार की मृदा, बिहार की वर्षा, जो वहां पे पानी आता है, जल संसाधन जो है, जो उसकी फसल के संसाधन है, इसमें इतनी संभावना है कि
ये भारत की खाद्य आवश्यकताएं ही नहीं, भारत की खाद्य आवश्यकताएं ही नहीं, पूरे के पूरे दक्षिण एशिया की खाद्य आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। सोच के देखिए, पूरे के पूरे दक्षिण एशिया के लिए उगा सकता है बिहार। समस्या क्या है? सीमांत किसान, छोटा किसान, पूंजी नहीं है, तकनीक नहीं लगा सकता, सोच नहीं है, नई चीज लेकर आनी है। तो जिसको भी डर है यार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जगह बिहार खाना उगाएगा, भाई पूरे दक्षिण एशिया को बढ़िया से लंगर लगा के खिला सकता है बिहार, इतनी क्षमता है। सर तो फिर काम क्यों नहीं करते? काम क्यों नहीं करते भाई? अगर एक ही बिंदु होता तो काम हो जाता ना। इतने सारे कारक हैं बिहार में, बिहार के किसान को नहीं लगता कि उसमें इतना दम है, बिहार की सरकार को नहीं लगता कि भाई इसी किसान से हम जो है नई क्रांति ला सकते हैं, जबकि इतनी सारी आबादी। बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरियों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे भाई इसमें सोचिए तो सही, इसमें भी बहुत है। पूंजी निवेश कौन करेगा? इसमें नहीं निवेश करना है। और सच कहूं तो खेती मेहनत का काम है भाई, खून पसीने का काम है। क्लास में क्या है? क्लास में बैठे हैं, मास्टर जी बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, मास्टर जी समझ नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हो, एक काहे नहीं नोट्स लिखवा रहे हो? बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप सोचिए, बहुत सारी चीजें बच्चों, बहुत सारी चीजें। इसलिए बिहार सो रहा है, सुप्त जायंट है, सोता हुआ जायंट है। अगर जागा तो इसे रोकना मुश्किल होगा। और दुख की बात है कि बिहार और बिहार मूल के निवासी अपनी सारी क्षमताएं बिहार के बाहर दे रहे हैं, बिहार के अंदर नहीं दे रहे हैं। क्यों? इसका एक कारण नहीं है, फिर से बता रहा हूं, इसके अनेकों कारण हैं। ये सारे फंसे हुए हैं और मेरी क्लास तो अटेंड करते नहीं है। ये किसकी क्लास अटेंड करते हैं? जाति की करते हैं, इस जाति के, उस जाति के, इस अगड़ा के, उस पिछड़ा के, इसी में लगे रहेंगे कि नहीं लग रहे? तो ये खेल तो होता ही रहेगा। चलिए सर, लेकिन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को रिटायर क्यों कर रहे हैं सर? ये कैसे करेंगे? अरे भैया, ये सबसे बढ़िया बल्लेबाज है। ये तो ऐसे हैं, रिटायरमेंट के बाद धोनी और भी ज्यादा काम की चीज है। तो आज देश को सिर्फ अनाज की जरूरत नहीं है। आज शहरों में भारत की बहुत बड़ी आबादी रह रही है और आने वाले समय में भारत की अधिकाधिक आबादी बच्चों शहरों में रहेगी। अगर वो शहरों में रहेगी तो वो क्या खाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, शहरों में लोगों ने रोटी और चावल खाना कम कर दिया है और ब्रेड और डोसा ज्यादा खा रहा है। ठीक है, तो आज हम क्या खा रहे हैं? प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं। हम वो नहीं खा रहे हैं जो गांव में खाया जाता है। भाई मक्की की रोटी सरसों का साग, ना। मक्की की रोटी सरसों का साग तो कभी किसी उपलक्ष्य में खाएंगे, वरना जो है बर्गर चल रहा है, सैंडविच चल रहा है कि नहीं चल रहा है? प्रोसेस्ड फूड, उसके लिए लगता है बच्चों पैसा और तकनीक। किसके पास पैसा तकनीक है? भाई ये लोग लीडर हैं। आप लोग आइए फूड प्रोसेसिंग में, ये बनेगा फूड प्रोसेसिंग का केंद्र और ये बनेंगे कच्चा माल का केंद्र। आप बताइए, किसान का भी भला, छोटे किसान का भी भला और बड़े किसान का भी भला। पंजाब क्यों उड़ता पंजाब बने भाई? क्यों अपनी सारी पूंजी तुम कनाडा उड़ा के ले जा रहे हो या किसी नशे में लगा रहे हो? सीधी सी बात है। मैं जानता हूं कि आप किसान हो, आप बड़े किसान हो, पंजाब का किसान बड़ा किसान है, उसके पास पैसा भी है, सब कुछ है। वो एक फैक्ट्री भी लगा सकता है। आप खुद सोच के देखिए कि आलू के दाम और चिप्स के दाम, शहरों में आलू के चिप्स ज्यादा बिकते हैं बच्चों, आलू कोई नहीं खा रहा है। आप जाइए किसी भी होटल में, फ्रेंच फ्राइज बना के दे रहा है, नहीं दे रहा है, हर जगह दे रहा है। आज कोई खा रहा है आलू? अब उबले आलू की सब्जी, आलू टमाटर रसा की सब्जी अब कहीं नहीं मिलती है, वो रेलवे स्टेशन पे ही मिलती थी भाई। आपके घरों में बनती है लेकिन बाहर नहीं बनती है। वो आलू जो 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो मिल रहा है किसान को, जब वो चिप्स बन जाता है, जब वो फ्रेंच फ्राइज बन जाता है, उसकी कीमत 100 गुना बढ़ती। तो पंजाब आप तैयार हो यार, पंजाब हरियाणा। और एक और बात बताऊं, मैंने आपसे कहा भूगोल के शिक्षक के तहत नहीं बात कर रहा हूं, पर्यावरण के शिक्षक के तहत भी बात कर रहा हूं। बच्चों, यहां की मृदा का बहुत ज्यादा ह्रास हो रहा है। पंजाब हरियाणा के किसान इसलिए भी दुखी हैं, उन्हें सच में पता है कि उनकी मृदा का लवणीकरण हो रहा है, सैलिनाइजेशन हो रहा है। इनकी मृदा में अब और दम नहीं रह गया है, इनकी मृदा थक रही है।
ये थक रहे हैं, ये बूढ़े हो रहे हैं, अब इनका समय है अगले क्षेत्र में जाएं। खाद्य प्रसंस्करण का पैसा इनके पास है। आप सोचिए तो सही, मक्का कोई नहीं खा रहा है, अब पॉपकॉर्न खा रहा है। फिल्म देखने जाएगा गर्लफ्रेंड के साथ, पॉपकॉर्न खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? कॉर्न क्या है? मक्का है, और उसमें खाएगा अमेरिकन कॉर्न। अमेरिकन कॉर्न क्या है? अमेरिका से आया हुआ मक्का। सुनो, अमेरिका के प्रेरी में वो मक्का किसको खिलाया जाता है आपको पता है? सुअर को खिलाया जाता है। पिग फीडिंग के लिए है वो सुअर के लिए है। और हम जो है गर्लफ्रेंड के साथ, आओ तुमको अमेरिकन कॉर्न खिलाएं। अरे भैया, अमेरिकन कॉर्न खाइएगा, समझ रहे हैं? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो ऐसा लग रहा है कि हमारी आय बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए भाई, बहुत मेहनत करते हो, बिल्कुल डिजर्व करते हो, लेकिन समझो इस चीज में, अब समझो कि गेहूं उगाकर आपकी आय नहीं बढ़ने वाली है, चावल उगाकर आपकी आय नहीं बढ़ने वाली। लेकिन गेहूं और चावल को परिष्कृत करके कुछ और बनाओगे तो आपकी आय दुगनी, चौगनी, 20 गुनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपके पास धन है, आपके पास पूंजी है, आपके पास तकनीक है, आप मार्केटिंग भी करिए और पंजाब की सरकार आपको इसमें नीति में सपोर्ट भी करती है। भारत सरकार का अपनी केंद्र सरकार की भी योजना है, जिसमें संपदा योजना है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण पे खास जोर है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जितने भी विकसित देश हैं वो फसलें उगा नहीं रहे हैं, वो फसलों को परिष्कृत करके एंड प्रोडक्ट्स हमें बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? पंजाब, हरियाणा में भाई दूध, दही, लस्सी बह रही है और पहलवान बना रहे हो। ठीक है, बना लिया, सबने दूध, दही, लस्सी पी ली, बहुत अच्छा है। दुनिया का चीज, दुनिया का मक्खन हम बनाएंगे और दुनिया में भेजेंगे, तब तो बात भी है। पर उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए सोच लगेगी, उसके लिए क्लास लगेगी। केवल आप तो परीक्षा के लिए पढ़ते हैं यार, आपको थोड़ी ना ये। मैं तो ये कहता हूं, जो लोग किसान हैं उनका कहीं भी मन टूटता है, कहीं भी उनको लगता है कि यार हम पिछड़ गए। और मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, भाई हमने किसानी कर ली, हम नहीं चाहते हमारी आने वाली पीढ़ी किसानी करे। विश्वास कीजिए, जब किसानी अगले स्तर पे जाएगी, दुनिया के खाद्य के लिए हम जिम्मेदार होंगे। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, यह आत्मविश्वास बिहार में नहीं है, जो संभावना मैंने आपको बिहार में बताई, पूरे के पूरे दक्षिण एशिया को खिलाऊंगा, पूरे दक्षिण एशिया को खिला सकता हूं। सर बिहार वाले को यूपीएससी छोड़ दो, एग्रीकल्चर कराओ तो क्रांति हो जाएगी। क्रांति सब जगह हो जाएगी, बट क्लास तो पहले करनी पड़ेगी ना बच्चे। और सब लोग क्रांति कैसे चाहते हैं? ऐसे चाहते हैं, आज मैं खेती करूं और कल मैं जो है बहुत बड़ा खेतियर हो जाऊं। समय लगेगा, वो सोच लगेगी और एक केंद्रित सोच लगने पड़ेगी। उसमें सार्वजनिक क्षेत्र आएगा, केंद्र आएगा, प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, निजी क्षेत्र भी आएगा और हम भी आएंगे। एक समाज की सोच भी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि हमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान को ऐसे देखना चाहिए। मुझे लगता है किसानों को एक बड़ी वृहद सोच के तहत चलना चाहिए और जिसमें उनका भी लाभ हो। जो ऐसी बात होती है कि किसान बेचारा अपनी लागत लगाता है, सारा का सारा रिस्क लेता है और उस बेचारे की फसल खराब होती है, ना उसको कोई पूछने आता है। अगर फसल ना खराब हो तो मंडी में जाता है, तो मंडी में उसे उसके दाम नहीं मिलते। ये अन्याय है, निश्चित रूप से अन्याय है। और मुझे लगता है कि ये बहुत भविष्योन्मुखी भी नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक भी नहीं है। किसान को, किसानी पर जो जय जवान जय किसान है, किसानी पर जो गर्व होना चाहिए, वो गर्व कैसे आएगा? जब उसे समझ में आएगा कि भाई ये मेरे लिए अगली चुनौती है और इस चुनौती को मैं पार करूं। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा होती, काम कम होता है। आशा है कि आप लोग, जब मुट्ठी भर लोग जब इस परीक्षा को पास करके जब आप उन पोजीशंस पे जाएंगे, तो आप वैसी भ्रष्ट सोच नहीं रखेंगे कि मेरा फायदा। सच बता रहा हूं, अगर किसान को दिशा निर्धारण ना दिया जाए, किसानी को एक अगले स्तर पे ना दिया जाए, तो वो भी एक तरह का, मुझे लगता है कि देश के साथ वफादारी नहीं। ठीक है, चलिए, इमोशनल नहीं होते हैं। राजस्थान के लिए अलग डोज है, बिहार के लिए अलग डोज है। मुझे लगता है कि झारखंड के लिए टोटली अलग डोज है। झारखंड के लिए आप देखेंगे तो झारखंड के लिए एकदम अलग डोज है। और आप सोचिए कि आप हर त्योहार पे लड़ाइयां करवा रहे हैं, ये धर्म वो धर्म, ये जाति वो जाति। बात मुद्दों की है। सोच के देखिएगा, अभी चुनाव आने वाले होंगे, सब के सब बटेंगे।
कौन किसान रह जाएगा? आप सोच के देखिए, किस किसान को गर्व होगा कि मैं इस देश की नींव रख रहा हूं? क्योंकि वो तो जाति में बटेगा, वो तो धर्म में बटेगा, है कि नहीं? चलिए, जो फिल्म चलती है वो चलती है, नेताओं को पता है ये फिल्म भाई चलेगी तो बढ़िया चलाने वाले हैं। आप और मैं अगर ये सोच पाए तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये भी लगता है कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं। आप लोग से जुड़ना मतलब एक छात्र से नहीं जुड़ता हूं। जब मैं एक छात्र से जुड़ता हूं तो एक परिवार से जुड़ता हूं, एक परिवार से जुड़ता हूं, एक गांव से जुड़ता हूं। तो आपको लगता है बदलाव आप आईएएस बन के ही ला पाएंगे, अगर आप वो सोच अपने परिवार में भी लेकर जाते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं गर्व से कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं शाम को जब एक क्लास लेता हूं तो मैं किसी भी प्रकार के कम गर्व में होता हूं? मैं बहुत गर्व से एक क्लास लेता हूं। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं एक क्लास लेता हूं। मैं बहुत से नौजवान युवा और युवतियों की सोच खोलता हूं। भूगोल तो ठीक है, मैंने तो कई विषय पढ़ा है। मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन मैंने खूब पढ़ा है, इकोनॉमिक्स के कुछ क्षेत्र मैंने विशेष पढ़ा है, मैनेजमेंट भी पढ़ा है। ये सब विषय तो एक एक जरिया होता है, माध्यम होता है, एक बात हो गई उस पर। और ये बहुत गर्व देता है कि बहुत से छात्र मेरी सोच, मेरे अनुभवों को सुनकर अपनी सोच और अपने अनुभवों को अपने हिसाब से, अपने बल पे लेकर जाएंगे। और मैंने फिर कहा कि राइट ब्रेन को एकदम लगेगा कि सर जो हैं इमोशनल हो गए हैं, विषय से हट गए हैं। मेरे ख्याल से इस डिस्कशन के बाद आपका उद्योग के स्थानीकरण की सोच काफी बदली होगी। और कुछ लोग जो कल ऐसा सोच रहे थे कि सर राजस्थान में ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, तो ये सोच हमें रखनी चाहिए कि प्राथमिक उद्योग कहां पे बेहतर चलेंगे? जहां भौतिक कारक वो होंगे। लेकिन अगर भौतिक कारक प्रतिकूल हैं तो तृतीयक होना चाहिए। लेकिन तृतीयक आने में भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना भाई। तृतीयक कह देने भर से तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, अब एक उदाहरण देना चाहता हूं, और बढ़िया से उदाहरण है मेरे पास। और ये सारी चीजें जिसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे बहुत से छात्रों ने कहा कि सर हमने किताबों में बहुत पढ़ा उद्योग के बारे में, लेकिन जब ये हमारी समझ विकसित हुई ना सर, सब उद्योग के प्रश्न आने लगे तो हम अपने आप को उसमें डालने लगे और हमारे अंक अपने आप बढ़ गए। तो ये सोच मैं आप तक लाना चाहता हूं। तो कुछ चीजें आपके लिए, एक विशेष स्थान, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूएसए, औद्योगिकरण की मैं बात कर रहा हूं। सभी लोग मेरे साथ? इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें समझा पाऊंगा, जो भी कारक हैं वो कैसे काम करते हैं, तो मैं आपको बता पाऊंगा। और आप जानते हैं कि मैं सिर्फ अनुच्छेद और वाक्यों में नहीं बात करता हूं, मैं चीजों को चित्रित करता हूं। चित्रित करते हुए अगर आपको उस पर कुछ लिखना हो तो निश्चित रूप से लिखिएगा बच्चों, वो मन से लिखिए। आपके नोट्स है, मैंने कहा ना, आपके नोट्स सिर्फ आप ही को समझ आने चाहिए। पब्लिक के लिए बना रहे हो, दहेज के लिए, तो कोई फायदा नहीं। आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये आपकी सोच है, आपकी सोच है, ठीक है? मैं ऐसे ही आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आप गणित सीख रहे थे स्कूलों में, जब आप गणित सीख रहे थे, जब आपने गुणा और भाग सीख लिया, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सीख लिया, तो क्या आज आपको उसके नोट्स चाहिए बच्चों? चाहिए क्या? जिन लोगों ने वो त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री सीख ली थी, ट्रिग्नोमेट्री सीख ली, एक बार सीख गए तो सीख गए, अब कितने फॉर्मूले लीजिएगा? उसके नोट्स तो नहीं चाहिए ना बच्चों। तो मेरा यह मानना है कि शिक्षा अगर आपको आ गई तो आपके पास वो क्षमता आ गई, आपके पास वो क्षमता आ गई कि आप उसको ले जाएंगे। लेकिन हां, कुछ केंद्रीय चीजें हैं, उनको साथ साथ में लिखते भी रहना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा हुआ कि ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, ये यूरोप है, और जैसे नए महाद्वीप की खोज हुई, नए महाद्वीप में बहुत सारे संसाधन मिले। तो क्या संसाधन मिले? यहां पर हमें लोहा मिला। याद है सभी लोगों को लोहा? एपेलेशियन का हमने कहा था, पिट्सबर्ग, बर्मिंगम, कितने लोगों को याद है? लोहा यहां भी मिला, ग्रेट लेक्स में डुलुथ मैंने आपको लिखवाया था, लोहा यहां पर भी मिला, लोहा यहां भी मिला, जेफरविले अगर आपको याद हो, लोहा भी मिला। अच्छा, कोयला भी मिला, कोयले को लाल कर रहा हूं, लाल रंग भट्टी में, अरे कोयला यहां भी था, कोयला तो प्रेरी प्रांतों में भी मिला, कोयला मिल गया यहां पर, कोयला भी था हमारे पास। अब
कुछ परिवहन के तंत्र। अरे बहुत मजेदार हो गया सर, यहां जो आपकी झीलें हैं, झीलें भी थी और एक नदी भी मिल गई। आप सोच रहे मजेदार चीज, मैं कारकों को लेकर आ रहा हूं, मैं कारक लेकर आया हूं, तो मेरे पास क्या मिल गया बच्चों? कारक, उद्योग का कारक, कच्चा माल है, परिवहन भी बढ़िया लग रहा है मुझे, नदियां भी हैं, ठीक है, और ये सारा हिस्सा मैदानी भी है। यहां तो सारा मैदान है ना, प्रेरी के मैदान और तटीय मैदान, ये तो मैदान हो गए। तो मुझे स्थलाकृति भी अच्छी मिल गई। मिल गई कि नहीं मिल गई बच्चों? स्थल आकृति भी अच्छी मिल गई। कारक तो अच्छे चल रहे, कारक तो अच्छे चल रहे। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे उसमें, कल किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि सर आपने ऐसा बताया कि अक्षांशों के साथ तापमान नीचे जाता है, तो क्या इस पूरे अक्षांश पे क्या सेम टेम्परेचर होगा? तो बच्चों क्या एक अक्षांश पे पूरी की पूरी पृथ्वी पर सेम टेम्परेचर होगा? तो किसी बच्चे ने पूछा। तो मेरा उत्तर आपको और बाकी सबको यह है कि बेटा उस अक्षांश में यह तापमान अपेक्षित है, अपेक्षित है, लेकिन तापमान के बदलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लीजिए वहां पे पर्वत है, पठार है, तो ऊंचाई की वजह से बदल सकता है। वहां पे नदी है तो पानी की वजह से बदल सकता है। तो छोटे छोटे स्थानिक कारक भी तो हो सकते हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप जब 16 साल के होते हो, लगभग 16-17 साल के होते हो, तो आप जो है अपनी 10वीं 11वीं में होते हो कि नहीं होते हो? 16-17 साल का बच्चा 10वीं 11वीं में होता है। अब आप 16-17 में, अगर आप 16-17 में छठी क्लास में ही हो, तो भाई अपवाद है कि नहीं है? किसी कारण से रह गए आप, शिक्षा में देर से शुरू हुए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये अपेक्षित है कि उस अक्षांश पे ये तापमान होना चाहिए। लेकिन इतना तो भूगोल मेरे बच्चों को आ जाना चाहिए कि भाई एक चीज से तो नहीं चलती है ना, बहुत से कारकों से चलती है। तो ऐसे बहुत से कारक मैं ढूंढ रहा हूं और इसमें हम उत्तर अमेरिका को समझ भी पाएंगे बेहतर, ठीक है? तो ये आ रहा है। अच्छा, अब ऐसा हुआ कि ब्रिटेन को लगा कि भाई ये सारा हिस्सा स्पेन ने कब्जा लिया। स्पेन ने कब्जा लिया, आपको पता है नीचे वाले को क्या कहते हैं हम? लैटिन अमेरिका। तो ब्रिटेन ने कहा कि भैया अब हम कहीं पे जाकर काम करेंगे। तो उन्होंने अपने लोगों को कहा कि आप जो है नया रास्ता ढूंढिए और आप भी कुछ खोज करिए। तो वो लोग यहां पर आ गए, और यहां पर इन्होंने कहा कि हम आकर इस जमीन को भी लेंगे और कुछ इसमें करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत ट्राई हुआ लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, स्थानिक लोगों ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया, ये किया। बट एक कमाल हो गया यहां पर। कमाल क्या हो गया? यहां इन्हें तंबाकू मिल गया। तंबाकू का ये क्षेत्र है, ये ट्रॉपिकल बेल्ट आ गई, ये 30 डिग्री की बेल्ट आ गई ना बच्चों। तो यहां पे तंबाकू होता है। तंबाकू ब्रिटेन में था नहीं, और तंबाकू आप जानते, सिगरेट कंपनियां आज भी बहुत मुनाफे में। ये तंबाकू जब लेकर गए ब्रिटेन, तो उन्होंने कहा भाई ये बढ़िया चीज लाई, ये जरा थोड़ा और चिलम बना के ले आओ। तो यहां पर क्या हुआ कि एक ऐसी चीज हो गई। कौन सा उद्योग है बच्चों? तंबाकू प्राथमिक उद्योग है कि नहीं? प्राथमिक उद्योग। यहां पर ब्रिटेन को समझ में आ गया कि भाई यहां पैसा लगाया जाए तो यहां कुछ निकल सकता है। अब ब्रिटेन जब यहां पर आया, तो ब्रिटेन क्या लेकर आएगा बच्चों? पूंजी ले आएगा कि नहीं? तकनीक भी ले आएगा, पूंजी भी ले आया, तकनीक भी ले आया। कच्चा माल है यहां पर, कच्चा माल भी है, बिल्कुल है कच्चा माल। क्या मिल गया? लोहा भी मिल गया और कोयला भी मिल गया। और ब्रिटेन में क्या हुई थी? औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी यहां पर। तो इन्हें पता था कि अगर आपको औद्योगिक क्रांति करनी है, तो एक तो आपको स्टील का उद्योग लगाना है, और दूसरा क्या लगाना है? वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल, वस्त्र, सूती वस्त्र। तो अब इन्होंने कहा भाई यहां तो हमें लोहा भी मिल रहा है, यहां हमें कोयला भी मिल रहा है, तो यहां पर क्या करो? उद्योग लगाओ। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जल्दी से बताइए। इस्पात का उद्योग लग जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में इस्पात का उद्योग उन्होंने सबसे पहले लगाया। फिर उन्होंने कहा भाई एक बात है, इस्पात तो हमने लगा लिया, जो दूसरा उद्योग था वो क्यों ना लगाएं? सूती वस्त्रों का।
अब यहां पे कपास नहीं होता है बच्चों, कपास होता नहीं है। तो कपास की कमी थी, कच्चा माल की कमी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, है ना भारत, भारत लगाएगा कपास और हम जो है कपास आयात कर लेंगे। तो यहां पर इन्होंने कपास का भी, सूती वस्त्रों का भी उद्योग शुरू कर दिया। यहां से कहानी शुरू होती है ब्रिटेन के औद्योगिकरण की। क्या मैंने बच्चों, क्या मैंने आप लोगों को इन कारकों का विश्व में कहीं पर सच में घटित होते दिखाया या नहीं दिखाया? हो गया। तो कच्चा माल हम आयात भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या बढ़िया होना चाहिए? परिवहन होना चाहिए, ये होना चाहिए, स्थल आकृति पूंजी है, और हमने सारी चीजें कर ली। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद इस क्षेत्र को, ये क्षेत्र विकसित होने लगा, विकसित हुआ, यहां तक विकसित हुआ, फिर यहां तक विकसित हुआ, फिर यहां भी विकसित हुआ, और यहां तंबाकू भी है। तंबाकू हमेशा बना रहा। जितनी भी महंगी सिगरेट हैं, जितनी भी महंगी सिगरेट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप धूम्रपान करिए, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 555, BNH, ये जितनी कंपनियां जो अंतरराष्ट्रीय सिगरेट हैं, उन पे लिखा होता है टोबैको, वर्जीनिया टोबैको। वर्जीनिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। और यहां पर क्या हो गया बच्चों? यहां पर हो गया हमारा पिट्सबर्ग। याद है बच्चों पिट्सबर्ग? पिट्सबर्ग हो गया। तो पिट्सबर्ग पे इन्होंने क्या किया? इस्पात बनाना शुरू किया और सूती वस्त्र बनाने शुरू किए। वो सब चल रहा है। फिर इन्होंने कहा इतना इस्पात बन रहा है तो काहे नहीं गाड़ी बना लेते हैं। तो यहां डेट्रॉइट आ गया कि नहीं बच्चों? डेट्रॉइट आ गया। कनाडा भी पार्टी में जुड़ गया, कनाडा भी जुड़ गया, तो उसने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस सारे के सारे क्षेत्र को बच्चों क्या कहा जाता है? न्यू इंग्लैंड। अब कुछ छात्र कहेंगे सर ये तो सारा समझ में आ गया हमको। बिल्कुल सही बात है सर, अब हम इसमें लिखें क्या? तो जैसे मैंने आपको कुछ कहा कि मैं कारक लिख रहा हूं, या आप बिंदु लिख सकते हैं। आप न्यू इंग्लैंड क्या है? न्यू इंग्लैंड वो क्षेत्र है जो इंग्लैंड वालों ने आकर, यूरोपीय लोगों ने आकर बसाया, और ये यहां का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और मैं तो कहूंगा विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहां पर क्या बनता है सर? यहां पे इस्पात बनता है, कपास बनता है? नहीं, इस्पात और सूती वस्त्र। इस्पात और सूती वस्त्र से तो कहानी शुरू हुई, उसके बाद सारे उद्योग आ गए। उसके बाद पोत निर्माण आया, शिप बिल्डिंग, क्योंकि कोस्ट है तो शिप बिल्डिंग आ गया। उसके बाद ऑटोमोबाइल आ गया, सब कुछ आ गया। बहुत सारी, बहुत ज्यादा विस्तृत उद्योग का क्षेत्र, दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यह है। समझ में आया? सभी लोग समझ में आ गया? सर जैसे शील्ड में होता है, तंबाकू कैसे मिलता है? अब देखो कैसे नशे की बात कर रहे हैं। तंबाकू का शील्ड से कुछ लेना देना बच्चों? तंबाकू तो एक फसल है ना, तंबाकू एक फसल है। फसल के लिए क्या चाहिए होगा? मृदा और जलवायु। तो तंबाकू कैसा? एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, यहां पर जलवायु और मृदा अनुकूल थी। सर शील्ड की तरह तंबाकू का भी बता दीजिए। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको अच्छा लगता है कि सर कुछ फॉर्मूला दे दें तो हमें याद हो जाए। तो फसलों का फॉर्मूला अगली क्लास में दे दूंगा, चलेगा? अगली क्लास में दे दूंगा, अब आपने पूछा है तो। बट शील्ड से मत जोड़ दिया करो सब चीज। सर देखो अंगार है उधर, सर शील्ड में तंबाकू लगेगा? तंबाकू कहां लगेगा सर? गन्ना कहां लगेगा सर? सर तरबूज कहां लगेगा? अरे हर फसल की मृदा की आवश्यकताएं हैं और जलवायु की आवश्यकताएं, उसे शील्ड से नहीं जोड़ेंगे। अब ऐसा हो जाता है ना, एकदम डर के मारे सर ने एक फार्मूला दे दिया, अब इसी को सब जगह लगा देंगे। फिर तेल का फार्मूला, सर तेल तो समझ, तंबाकू कहां पर होता है सर? सागरीय निक्षेप होता है क्या वहां पर? सर तंबाकू किससे बनेगा? जीवाणुओं से बनेगा या कीटाणुओं से बनेगा? तो ऐसा मत करो, गलत चीज मत जोड़ो। यहां तक आ गए सभी लोग? ठीक है, अब कहानी में दूसरा पहलू, कहानी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, और एक बार समझ आ गई तो ये रुक जाती। मुझे याद है मेरा एक छात्र था, नाम नहीं याद आ रहा है, धीरज, 2000 मेरे ख्याल से 16 या 17 में बोला सर ये क्लास ली थी उद्योग पे, इस क्लास को जीएस के 3 आंसर में यही वाला चिपका के आया हूं, एक ऐसे डाला एक ऐसे डाला। सर ये नवाचार में भी मैंने ये एग्जाम्पल यूज कर लिया, ये नवाचार में यूज किया, सरकारी नीति में ये यूज किया, कच्चा माल में न जाने कहां कहां मैंने ये एग्जाम्पल यूज नहीं कर लिया होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर एक बार कॉन्सेप्ट आ जाए ना तो छात्र उसे बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो अब ऐसा हुआ बच्चों, एक नया पहलू लाना चाहता हूं। अब ऐसा हुआ कि भारत आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, बांग्लादेश आजाद हो गया, हम सब आजाद हो गए।
हमने कहा कि भाई हम अपना कपास नहीं देंगे, हमने कहा हम कपास देंगे ही नहीं। हम भी औद्योगिकरण चाहते हैं, और औद्योगिकरण में बच्चों पहले कौन से उद्योग बनते हैं? पहले दो, नंबर 1 और नंबर 2 कौन से होते हैं? तो स्टील और सूती वस्त्र। होता है कि नहीं होता? भारत ने कहा सुनो भाई, हम अपना खुदे बना लेंगे, हम अपना सूती वस्त्र खुद बनाएंगे बनाएंगे। अब दिक्कत ये होगी भाई, इनके पास तो सूती वस्त्र उद्योग है, लेकिन कच्चा माल तो नहीं है, कच्चा माल नहीं है ना, कच्चा माल इनके पास नहीं है। अगर ये उसे आयात करेंगे तो भारत तो भेज नहीं रहा है, अगर भारत से फिर भी मांगोगे तो भारत मन मांगा दाम भी लेगा, तो इनकी जो लागत है वो बढ़ जाएगी। इनकी लागत बढ़ जाएगी तो इनका जो निर्यात है वो कोई खरीदेगा नहीं, महंगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भारत ने कहा भैया हम बनेंगे, अब तो अपना कपास खुद लगाएंगे और उससे अपने वस्त्र बनाएंगे। अब ये फंस गए। तो इनको एक बहुत मजेदार चीज मिली। इनका ये क्षेत्र जो तंबाकू का क्षेत्र है ना बच्चों, जलवायु की दृष्टि से ये क्षेत्र कपास के लिए भी उपयुक्त है। तो क्या मिल गया? कच्चा माल। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के पास खुद ही का कपास है, खुद ही का कपास है। समस्या क्या है? उद्योग उधर है। तो मुझे कितने लोग सोचते हैं कि भाई कच्चा माल है तो क्या उद्योग खिसकेगा या नहीं खिसकेगा? क्या वस्त्र उद्योग दक्षिण में आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि उद्योग का मतलब वहां की फैक्ट्री बंद कर भाई यहां पर लेकर आएगा या नहीं आएगा? आ गया, बिल्कुल आया। ये सारा उद्योग नीचे शिफ्ट हो गया। इसको क्या कहा जाता है? किसने धागा खींचा? कच्चा माल ने। उद्योग क्या देखता है? जहां पे लाभ होगा। आयात महंगा पड़ रहा था, तो अभी मैंने क्या कहा? उद्योग के स्थानीकरण को कह रहा हूं, और उद्योग का स्थान कैसे बदल जाता है। पुनः स्थानीकरण, ट्रांसफर, शिफ्ट ऑफ इंडस्ट्री हो सकती है। शिफ्ट समझ में आया? शिफ्ट का उदाहरण समझ में आ गया? किसने करा? किसने किया? कोई भी कारक कर सकता है। एक भौतिक कारक ने किया, कच्चा माल। सर क्या ऐसा कुछ भारत में भी हो सकता है? हो नहीं सकता, भारत में हो चुका है बच्चों। मैं बताना चाहता हूं, भारत की गन्ना मिलें अधिकतर यहां थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये भारत का गन्ना क्षेत्र था। गन्ना और चीनी उद्योग भारत में यहां था। ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से गन्ना यहां होता था, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं गन्ना कहां होता है? यहां पे गन्ना होता है। भारत की गन्ना बेल्ट शिफ्ट हो गई। क्यों? क्योंकि गन्ने की एक बेहतर फसल हमें मिली जो इस क्षेत्र में बेहतर उगती थी और उस जलवायु में कम उगती थी। तो आज भारत के पास 2 पेटियां हैं चीनी उद्योग की, एक उत्तर में और एक महाराष्ट्र में। ये 2 अलग अलग हैं। तो इसे हम कहते हैं शिफ्ट हुआ है। किस लिए? कच्चा माल वहां पर मिल रहा था। तो भारत में भी आपको शिफ्ट दिखाया और अंतरराष्ट्रीय उदाहरण भी दिया कैसे शिफ्ट होता है। सभी लोग मेरे साथ? ठीक है, सब लोग मेरे साथ क्लियर? चलिए अब एक और चीज बताना चाहता हूं। कहानी में एक और ट्विस्ट है। यूपी एंड महाराष्ट्र, बहुत से लोगों ने कहा होगा, देखा होगा कि जब आप गन्ने की बात करते हैं तो मैं भारत भूगोल जब आपको बताऊंगा तो बताऊंगा गन्ने के क्षेत्र कौन से। तो भारत में एक विशेष केस स्टडी की तरह लिया जाता है कि गन्ने की बेल्ट क्यों शिफ्ट हुई, चीनी का उद्योग क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि वहां बेहतर गन्ना हुआ करता था। ये हो गया, ठीक है। फिर चीनी मिल बंद हो गए उत्तर में, बिल्कुल है, गोरखपुर में बंद होंगे। मैंने कहा उत्तर की जगह दक्षिण में ज्यादा केंद्र होंगे। अब मैं सभी लोगों को एक और कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाना चाहता हूं। मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ले जाना चाहता हूं। विश्व युद्ध नंबर 2, इसमें इस विश्व युद्ध को कैसे रोका गया? द्वितीय विश्व युद्ध कैसे रोका गया? जल्दी से बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे रोका गया? किस बात पे कि भाई अब नहीं हो सकता, युद्ध रोक दो। किस चीज में विश्व युद्ध रुक गया? तो चीनी का कटोरा यूपी, बेटा याद करते रहो। अब कटोरा जो है खुल गया है और चीनी जो है बह गई है। तुम लोग भी ना अपनी बेचारी कटोरा याद करके घूम रहा है।
एटम बम से सर, एटम बम से। परमाणु बम मारा, किस पे मारा? जापान पे बम मारा। ठीक है, परमाणु बम मार दिया, जापान घुटनों पर, जापान घुटनों पर। ठीक है, पहले तो जापान को विश्वास नहीं हुआ कि ये बम मार देंगे, इनके पास ये बम हो गया। ठीक है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा हथियार डाल दो, नहीं तो हम और मारेंगे। जापान ने कहा मजाक कर रहे होंगे, जापान ने कहा मजाक कर रहे होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। दूसरा बम मारा गया और कहा गया मौत आसमान से बरसेगी, खत्म कर देंगे, एकदम बंद करो। जापान ने बंद कर दिया। ये तो डंडे की नोक पे बंद हो गया, लेकिन जापान भी तो अपना काम कर रहा होगा, जापान भी तो बम बना रहा होगा। लेकिन पहले किसके बन गया? यूएस का बन गया। तो यूएस राष्ट्रपति का फेमस बयान है उसमें, इट फायर विल रेन फ्रॉम द स्काई, आसमान से आग गिरेगी और जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, खैर वो सब बात की बात है, हिरोशिमा नागासाकी। लेकिन अब आपने कर दिया, जापान कहां पे बच्चों? अब तो आपको पता है ये यहां पर है, तो यहां जापान भी है। जापान है कि नहीं बच्चों? अब आप ये सोचिए कि आपने एक देश में परमाणु बम मारा है, कल को वो देश आपसे बदला भी तो ले सकता है, ले सकता है कि नहीं? चिंता तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अंदर ही अंदर जापान अगर तैयारी करे तो मारेगा कि नहीं मारेगा? अब दिक्कत यह है कि प्रशांत महासागर का तट, प्रशांत महासागर का तट जो है ये असुरक्षित है। दूसरे मैप पे चला जाओ। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा बन गया है? ये क्षेत्र बहुत तरक्की कर रहा है, सब कुछ यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है। ठीक है, और अब समस्या क्या है कि भाई प्रशांत महासागर का जो तट है इस पे कोई सुरक्षा नहीं है। प्रशांत महासागर का तट जो है इस पर कोई सुरक्षा नहीं है। तो लेकिन अभी तो क्वाड में साथ हैं दोनों, वो जमाना था, उस समय का जमाना था, आज चीजें बदलती हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखी गई द्वितीय विश्व युद्ध में, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। ये है जर्मनी। जर्मनी को पता था कि ब्रिटेन के पास कहां पर उसके हवाई जहाज खड़े होते हैं, कहां उसके संसाधन हैं, कहां उसके क्रिटिकल रिसोर्स हैं, फ्रांस के भी हैं। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सबसे पहले जर्मनी ने एकदम नीति के तहत बम मारे, रशिया पे भी बम मार दिए। जहां पर भी जो भी उनके बड़े शहर थे, उन्हें पता था इनके सारे संसाधन यहां पर हैं, इनके सारे हवाई जहाज यहां से उड़ेंगे, हमसे लड़ने के लिए सेनाएं यहां आएंगी, उन्हें सब पता था। उन्होंने सबसे पहले उड़ा दिया। तो अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, विश्व इतिहास में कहा जाता है कि स्टार्टिंग में हिटलर की सेनाएं मतलब घुटनों पर ले आई थी, एकदम घुटनों पर ले आई ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को। वो तो इत्तेफाक से यूएस आ गया। अगर यूएस कहानी में नहीं आता तो हिटलर वो युद्ध जीतने वाले थे। ठीक है, तो अब यूएस के पास भी तो यही समस्या है। यूएस का सब कुछ तो यहीं पे केंद्रित है। अगर दुश्मन को उड़ाना हो तो इसे उड़ा देंगे, उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे? अगर इसको उड़ा दिया तो यूएस तो घुटनों पर, यूएस घुटनों पर। तो यूएस की सरकार ने देखा कि यार ये तो गड़बड़ है, हमें यहां पर कुछ करना चाहिए। लेकिन बच्चों आप यहां पे जानते हैं क्या है? सर यहां तो सारे पर्वत हैं, यहां तो पर्वत हैं, पतली सी तटीय पट्टी है। कोई आना चाहेगा यहां पर? कोई आना चाहेगा? कोई नहीं आना चाहता। तो अब मैं चीज लाना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज, सरकारी नीति। सरकार ने कहा जो भी पश्चिमी तट पे जाएगा, पश्चिमी तट पे अगर आप उद्योग लगाओगे तो टैक्स फ्री, जमीन सस्ती। आप पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, जमीन सस्ती। जाइए, क्या ये उद्योग यहां पे जाना चाहेगा? ए बी सी, जल्दी बताइए, जाना चाहेगा? जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा? सरकार ने कहा भाई हम टैक्स हटा रहे हैं, चाहिए जमीन भी सस्ती दे रहे हैं, सब कुछ आपको दे देंगे। और बताइए जाना चाहेगा? तो सभी लोगों ने कहा सर जाना चाहेगा। मेरा उत्तर है बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। भाई ये उद्योग क्यों हिलेगा? इनका श्रम यहीं पर है, इनकी पूंजी यहां पर निवेशित है, तकनीक यहां पर है,
मांग यहां पर है, लोग यहां रहते, मैं जंगल में क्यों जाऊंगा? तो सरकार ने कहा कि आपको हम जमीन भी देंगे, सब कुछ देंगे, जाइए वहां पर। भाई ना कच्चा माल, ना मांग, ना कुछ, जब कोई कारक ही नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा? इंडस्ट्री ने कहा भाई हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। तो अब तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रॉब्लम हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा भाई अब क्या किया जाए? अब सरकार की नीति है, वो चाहते हैं कि वहां पर जाए उद्योग, लेकिन उद्योग नहीं जा रहा। उद्योग जाएगा तो लोग भी आना शुरू करेंगे, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई फिर भी देश की रक्षा तो करनी है। तो वो किसके पास गए? नेवी के पास गए। अपनी नेवी को कहा एक काम करो यार, वहां पे पश्चिमी तट ना, प्रशांत महासागरीय तट एकदम हमारा ऐसा पड़ा हुआ है कि इस पे कभी भी अटैक हो जाएगा, एक नेवल बेस बनाओ, पूरी की पूरी तट रेखा आपके पास ले लो, जो जगह चाहिए हम दे देंगे। उन्होंने यहां नहीं लिया, यहां नहीं लिया, कहीं नहीं लिया, उन्होंने जाकर यहां पे लिया, ये 30 डिग्री लाइन पे लिया, 30 से 20 डिग्री। इसका नाम है सैन डिएगो। ये पश्चिमी तट पर नेवी ने, नौसेना ने अपना अड्डा बनाया। क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने 30 डिग्री क्यों किया होगा? इसमें भी भूगोल है, इसमें भी भूगोल है। क्या बात कर रहे हो सर? नौसेना कहीं भी ले सकती थी, उसने यही क्षेत्र लिया। क्यों लिया? उत्तर बता रहा हूं। आप लोगों ने वो फिल्म देखी है, क्या नाम है उसका? नाम भी भूल गया हूं मैं। हर 15 अगस्त पे आ जाती हूँ, क्या है, सनी देओल और जैकी श्रॉफ, और ये हमारा बॉर्डर वाली जो मूवी, बॉर्डर ही तो मूवी है, बॉर्डर देखिए आपने बॉर्डर? तो बॉर्डर फिल्म में हमारे वायुयान टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आर्मी लड़ रही है, पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है बॉर्डर में। ठीक है, गदर वाले सनी देओल पे मत जाओ, हैंडपंप पे मत जाओ, अभी हैंडपंप नहीं उखाड़ना है। बॉर्डर पे हमारी सेना लड़ रही है, मदद चाहिए, किसकी चाहिए? मदद चाहिए थी एयरफोर्स की। एयरफोर्स में जैकी श्रॉफ आपने देखे होंगे, और इंतजार हो रहा है कि एयरफोर्स आए, लेकिन एयरफोर्स क्यों नहीं आ रही थी? मौसम में गड़बड़ था कि नहीं था? नौसेना ने कहा कि अगर हमें आप बेस बनाना चाहते हैं तो हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पे मौसम में ज्यादा बदलाव ना हो और आसमान साफ हो। जल्दी से बताइए 30 डिग्री की रेखा में क्या खास होता है? 30 डिग्री पर क्या होता है? हवाओं का अवतलन होता है ना, आसमान साफ होता है कि नहीं होता है? आसमान साफ। और ये क्या है? उच्च दाब की स्थिति है, हाई प्रेशर। उच्च दाब के जो क्षेत्र होते हैं वहां वायुमंडल ज्यादा बदलता नहीं है, भूगोल लगा के देख लीजिए। और जो लोग नहीं जानते, जो लोग नहीं समझ पाए, भौतिक भूगोल में समझाया जाता है कि उच्च दाब की दशाएं ऐसी होती हैं जहां हवाएं नीचे आती हैं, तो उसमें बादल नहीं बनते, आसमान साफ होता है। मैंने आपको मरुस्थल के कारण भी बताए थे। तो यहां पर अगर नेवी खड़ी है तो कभी भी मौसम समस्या बनेगा, एकदम से नेवी के जहाज निकल सकते हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जहाज से हवाई जहाज भी निकल सकते हैं, हमेशा तैयार रहेगा कि नहीं? सैन डिएगो बन गया, सभी लोग मेरे साथ? तो भूगोल लगा दिया गया, डेजर्ट के तट पे ले लिया हमने, मरुस्थल में। मुझे नेवी में जाना, मुझे क्या मतलब है, मैं सिर्फ यहां पर हूं। सभी लोग मेरे साथ? ये क्या है? ये एक तरह का भारत का राजस्थान है। यहां भौतिक दशाएं क्या है? नेगेटिव फिजिकल ज्योग्राफी। यहां की भौतिक दशाएं उद्योग के लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन रक्षा की दृष्टि से बहुत काम की थी, तो सरकार ने बना दिया। सरकारी नीति से क्या आ गया बच्चों? सरकारी नीति से आ गई नौसेना। नौसेना यहां पर आ गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, नौसेना के पास है जहाज, और जहाज में लगते हैं यंत्र और उपकरण, जैसे रडार लग गया, डायरेक्शन फाइंडर लग गया, जायरो लग गया। आप ये बहुत चीजें नहीं जानते हैं, लेकिन रडार मौसम देखने के लिए, ठीक है, जायरो दिशा बताने के लिए, कंपस है, और डायरेक्शन फाइंडर है हमारे पास, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सारे यंत्र क्या है? इलेक्ट्रॉनिक के यंत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब ये यंत्र कहां बनते हैं? यहां बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यहां पर है, और बच्चों मांग कहां पर है? मांग यहां पर है। और आपको पता है सरकारी टेंडर मतलब बड़ी चीज, सरकारी टेंडर का मतलब बड़ी चीज है कि नहीं? तो उद्योग यहां है लेकिन मांग यहां है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले क्या करते थे? अपने इंजीनियर को उड़ा के भेजेंगे हवाई जहाज से, ठीक है, या फिर सामान भेजेंगे और तब जाके जहाजों पे लगाया जाता था। तो उन्हें एकदम से ख्याल आया, उन्होंने सरकार से पूछा
कि अगर हम यहां चले जाएं तो क्या हमें आप टैक्स कम दोगे, क्या आप हमें जमीन भी फ्री दोगे? सरकार ने कर लो, पहले ही बता रहे थे आ जाओ जल्दी से। तो कौन आ गया बच्चों यहां पर, कौन आ गया, कौन सा उद्योग आ गया? इलेक्ट्रॉनिक ने कहा चलिए भाई हम आ जाएंगे। बच्चों किस कारण से आया? दो कारण से आया, सरकारी नीति, सरकारी नीति और मांग। कारक समझ में आए सभी लोग मेरे साथ? इलेक्ट्रॉनिक, भारत में बेंगलोर और हैदराबाद आज कौन से उद्योग के लिए जाने जाते हैं बच्चों, जल्दी बताइए? बेंगलोर और हैदराबाद किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सर ये तो आईटी के लिए जाना जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के लिए जाना जाता था। भारत के बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी और इलेक्ट्रिकल, विद्युत कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, ये सारी की सारी कंपनियां यहां पर हुआ करती थी। और दक्षिण भारत में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी हुआ कर सकते थे। यहां पर क्या होता था, यहां पर हमारे पास प्रशिक्षित श्रम बल था, श्रम बल था। और मैं बताना चाहता हूं जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक होता है वो अपना नेक्स्ट लेवल क्या लेकर आता है, आईटी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर आता है। तो ये जो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉनिक आया, इलेक्ट्रॉनिक के बाद ये आईटी में बदल गया। और आज आप यहां पर सिलिकॉन वैली, सुना है ये नाम, नहीं सुना है? सिलिकॉन वैली, यहां पर आईटी कैपिटल है। आज बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे जुड़ा हुआ एक काम हो गया। और आपने क्या नाम सुना है? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। और एक बात बताइए बच्चों, आईटी कौन सा उद्योग है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कौन सा उद्योग है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? सर तृतीयक उद्योग है। क्या तृतीयक उद्योग को यहां पर आने में कोई दिक्कत होगी? यहां की भौतिक दशाएं नेगेटिव है, होगी? अरे सर इसको तो भौतिक से दिक्कत ही नहीं है सर, यहां पूंजी थी, सरकारी नीति थी, लोग भी आने लगे, सस्ता होता, आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। इसलिए कह रहा हूं मरुस्थल है, मरुस्थल है भाई, ठीक है, खूब पैसा, सैलरी मिलती है, सेवा क्षेत्र, बड़ी बड़ी भारत की आईटी कंपनी, टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब, और सबके बेस यहां पर आ गए। इतने बच्चों को नौकरी मिली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियर, कौन सा? सेवा क्षेत्र। और भारत ने सेवा क्षेत्र में बहुत नंबर बनाए। जिस भारत को जो एक छलांग मिली वो इस वजह से मिली। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ? अच्छा, एक और उद्योग था जो फंसा हुआ था, एक और उद्योग था बच्चों जो फंसा हुआ था। ये उद्योग था मनोरंजन का उद्योग। क्या बात कर रहे हैं सर, मनोरंजन का उद्योग क्या होता है? सिनेमा, फिल्म निर्माण, सिनेमा। तो दिक्कत यह थी कि ये सारा का सारा क्षेत्र जो औद्योगिक हो गया, बहुत आबादी हो गई, यहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा हो गई। और जब हीरो को शूटिंग के लिए आना है तो भीड़ उमड़ जाती है। तो फिल्म बनाने के लिए आपको हीरो और वो बड़े बड़े एरिया चाहिए होते हैं। यहां पे जमीन बहुत महंगी है, हीरो बाहर नहीं आ सकता। तो फिल्म उद्योग ने कहा कि भाई एक बात बताओ, अगर हम मरुस्थल में चले जाएं तो क्या हमको सस्ती जमीन दीजिएगा? क्या हमको टैक्स में छुट्टी दीजिएगा? सरकार ने कहा बिल्कुल, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आओ, हम तो तब से बुला रहे हैं। तो जल्दी से बताइए हॉलीवुड का एड्रेस क्या है? हॉलीवुड कहां पर है बच्चों? यहां है हॉलीवुड। जो जितना भी अंग्रेजी सिनेमा है, यूएस का जो सिनेमा है, उसका बेस है हॉलीवुड। और कौन सी जगह है? लॉस एंजलिस। आपको दिखाई दे रहा है सरकारी नीति ने, सरकारी बीज क्या कर सकता है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर पे हमारे लिए सामरिक रूप से भी तो सरकार को काम करना है। राजस्थान हमें सौर ऊर्जा भी देता है, वो भी एक सामरिक चीज है। हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा है, हमारे लिए बॉर्डर पे सुरक्षा है। उसके बाद अगर हम उस पर काम करना शुरू करें, आप बताइए फिल्म उद्योग क्यों नहीं जा सकता वहां पर? राजस्थान में फिल्म उद्योग जा सकता है कि नहीं जा सकता? राजस्थान में आईटी कंपनियां जा सकती हैं कि नहीं जा सकती? कोई दिक्कत नहीं है, सस्ती जमीन। सोच के देखिए चीजें कैसे बदली। अब क्या हो गया, यहां पर लोग हैं, कहां से आए? भारत से आए, बांग्लादेश से आए, सब ले आए और सब लोग यहां पे आईटी कंप्यूटर में, ठीक है, घर से दूर हैं, बहुत पैसा मिलता है, डॉलर में मिलता है कि नहीं मिलता है? अब बेचारा बहुत दुखी है, मां की याद आती है, मां के बनाए हुए खाने की याद आती है,
बेचारा मैगी पे कब तक चलेगा? डब्बा भर के मैगी ले जाते हैं बेचारे भारतीय लोग, और यहां पर मैगी खा रहे हैं, दूध दही खा रहे हैं, लेकिन घर के खाने की याद आ रही है। और कहां पे? मरुस्थल में रह रहा है बेचारा, मरुस्थल में रह रहा है। और शाम को जब गाना सुनता है तो उसमें पंकज उदास गाना गाते हैं, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद चिट्ठी आई है। और भारत जब छोड़ते हैं तो एनआरआईज को भारत से और ज्यादा प्यार हो जाता है। तो बेचारा यहां पे दुखी है, रो रहा है। यूएस को समझ में आया कि भाई ये बेचारा दुखी भी है, इसकी जेब में पैसा भी है, तो अगर इसके दुख का निवारण करो तो ये पैसा भी दे देगा। और यूएस ने दुनिया का सबसे बड़ा जुआ खाना खोल दिया, लास वेगस। बोला जो सेवा चाहिए, जो सुख चाहिए, सब कुछ यहां मिल जाएगा। अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट हैपन्स इन लास वेगस स्टेज इन लास वेगस। मतलब लोग बताते भी नहीं वेगस में क्या क्या करके आए हैं, वो बस जेब ढीली कर देना। कौन सा नशा चाहिए, कौन सी शराब चाहिए, कौन से व्यसन चाहिए, सब मिलेगा, पैसा लेके चले जाना लास वेगस। तो वो बेचारा दुखी होकर, बहुत याद आ रही है, याद आ रही है, तो किसी ने कहा चल वेगस होकर आते हैं, 2 कश हम भी लगाएंगे। और कौन सा उद्योग है, कौन सा उद्योग है? कैसीनो, जुआ, कौन सा उद्योग है बच्चों? सर्विस सेक्टर, ये तृतीयक है। सब कुछ नेगेटिव है भाई, यहां सब कुछ नेगेटिव है। ना यहां पे पानी है, मरुस्थल है, ना यहां पे संसाधन है, कुछ नहीं है, और दुनिया का पैसा यहीं पे उड़ाया जा रहा है, यहीं पे उड़ाया जा रहा है। यही दुबई का मॉडल है, यही दुबई का मॉडल है। जाइए जो मर्जी जुआ खेलना खेल लीजिए, क्या टेंशन है, पैसा लेके जाइए, जितना मर्जी शॉपिंग करना करिए। तृतीयक उद्योग। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, गेहूं को उतना पैसा नहीं मिलेगा, मक्का को उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना तृतीयक को गए। आपने सुना ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, और वहां पर भारत के आपने इतने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखे हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो एक्ट किए थे उन सब में चाय की बहुत बात होती है। चाय का व्यापार, चाय का व्यापार भारत और चीन में। बल्कि वो आए यहां पे प्लांटेशन में, उन्होंने चाय और कॉफी यहां से उगवानी शुरू की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व में चाय उत्पादक तो हम हैं, श्रीलंका है, हम लोग चाय उत्पादन करते हैं, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी चाय मार्केटिंग कंपनीज, विपणन कंपनीज ब्रिटेन में है। वो बहुत समझदार है। भाई तुम लोग चाय उगाओ, चाय उगाने का सिरदर्द तुम लो, पत्ती सुखाना, तोड़ना, करना, जो मर्जी करो, तुम लोगों को हम कुछ टुकड़े दे देंगे, बट दुनिया में बड़ी चाय कंपनियां जो अपनी वितरण करेंगी वो हम बनेंगे। बहुत समझदार है। सेवा क्षेत्र, मैं तो कह रहा हूं पंजाब हरियाणा छुट्टी ले लो, पंजाब हरियाणा के किसानों उड़ना बंद करो। उड़ता पंजाब बहुत मजेदार नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। भारत को अगले उस पर ले जाइए, दुनिया में विपणन कर दीजिए। भारत के खाद्य प्रसंस्करण के बाद भारत का वितरण हर जगह, भारत के खाने की चीजें। बट भारत के खाने की चीजों को अगर विदेशों में ले जाना है तो उनकी गुणवत्ता, उनके क्वालिटी कंट्रोल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर फिट बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। वो बिहार का किसान नहीं कर पाएगा, उसके पास उतनी पूंजी नहीं, उतनी तकनीक नहीं, उतनी रीच नहीं है। वो किसके पास है? पंजाब के बड़े किसान के पास है। तो किसानों को यह समझना होगा कि किसान अलग अलग वर्ग के एक दूसरे पर आश्रित समाश्रित हैं। अगर यह काम कर दिया तो किसानी को सच में दुगनी नहीं, मैं 10 गुनी आय की बात कर सकता हूं। मोदी जी तो बोले दुगनी कर देंगे, अब हो गई है 2022 पे तो हो गई। कुछ किसान जो है, जो पक्षधर हैं, वो कहेंगे अरे मेरी दुगनी क्या, मेरी 20 गुनी हो गई। और जो नहीं है वो कहेंगे भाई हम तो वहीं के वहीं हैं। तो मैं इसमें राजनीति में तो आना नहीं चाहता हूं, इसकी राजनीति में नहीं आना चाहता हूं, लेकिन इसका भौगोलिक पक्ष है कि दुनिया में ये चमत्कार होते हैं और हुए हैं। और आपके पास जो भी मैंने बात कही, ये एक नया औद्योगिक क्षेत्र जो बन गया, ये सेवा क्षेत्र है। यहां पर हमारे पास हॉलीवुड है, यहां पर हमारे पास सिलिकॉन वैली है, यहां पर शुरू क्या हुआ, नेवी से शुरू होता है। इस तरह से चीजें बदल सकती हैं। आप सोच के देखिए, क्या आपके नेताओं को, जिन्हें आप चुनाव में जिताते हैं, क्या उनके पास ये सोच है? क्या इतनी दूरगामी सोच है? यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज चैनल पे हो हल्ला करना एक बात है, ईंट से ईंट जोड़कर, एक दिन में तो नहीं हुआ होगा ना, कुछ दशक लगे होंगे, लेकिन उन दशकों की मेहनत आज तक खा रहा है यूएसए। सभी लोग मेरे साथ। उद्योग के स्थानीकरण के कारक, ये हमारा सिलेबस था। क्या मैंने विषय को न्याय किया है कि नहीं किया है या नहीं? चलिए
फिर कहूंगा नोट्स आप बना लीजिएगा। एक मानचित्र बनाना चाहता हूं, सभी लोग विश्व मानचित्र बनाएंगे। प्राथमिक उद्योग, ए है कृषि, ए है कृषि, ए ए ए ए ए कृषि समझ में आ रही? सोच के बताइए मैंने कृषि कहां लगाई? सर आपने कृषि लगाई सर घास क्षेत्रों में, शीतोष्ण घास क्षेत्र। अब तो आपको पता है ये मैंने प्रेरी में लगाई, ये मैंने पैम्पास में लगाई, लगाई कि नहीं लगाई? ठीक है, ये मैंने स्टेपी में लगाई, ये मैंने उत्तर भारत नदी मैदान, नदी के मैदान उत्तर भारत में लगा दी मैंने, ये मैंने चीन की नदियों के मैदान, चीन के मैदान में कृषि लगाई, ये कहां लगाई मैंने? डाउन्स में लगा दी। सभी लोग कृषि, सभी लोग मेरे साथ हैं? किसी ने कहा प्लेन और रिवर जहां है बच्चे वो तो ठीक है ना, राहुल कह रहे हैं सर जहां प्लेन और रिवर है, लेकिन जो कृषि के लिए जाने जाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। हर जगह कृषि होगी, मैंने कहा अफ्रीका में अब कुछ तो कृषि हो रही होगी, लेकिन मेरे लिए कृषि बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अफ्रीका की कृषि बड़ी बात नहीं, लेकिन पैम्पास में जो कृषि हो रही है, प्रेरी में जो कृषि हो रही है, स्टेपी में कृषि हो रही है, भारत के नदी मैदानों में जो कृषि हो रही है, चीन के कृषि, ये बड़े कृषि क्षेत्र हैं। समझ में आया? अच्छा सर ये क्या उगा रहे हैं? तो यहां पर मैं देखता हूं कृषि व पशुपालन कर दूं। पैम्पास में पशुपालन भी हो रहा है, डाउन्स में पशुपालन भी हो रहा है। तो अब ये देखिए एक चित्र में बनाता जा रहा हूं, जब क्लास खत्म होगी तो क्या अपने हिसाब से आप लिख लोगे? अब अफ्रीका में मुझे नहीं लगता कि भाई वहां कोई पशुपालन बहुत बड़ी चीज है, वाणिज्यिक रूप से वो पशुचारण तो हो रहा है, पशुचारण तो हो रहा है वहां पर, वो जो हमने कहा प्रिमिटिव तो हो रहा है, प्रिमिटिव नोमैडिज्म हो रही, ठीक है। पैम्पास में यहीं पे लिखते रहिए और बाद में अपने वाक्य खुद बना लीजिएगा। पैम्पास में मांस के लिए होता है, जानवरों को पकड़ के मारा जाता है और मांस के लिए, मांस का उद्योग है। और पैम्पास में जो घास है, जो यहां की घास है पारंपरिक घास, उसको हटा दिया गया। वैसे तो घास होती अच्छी है, लेकिन उसको हटाकर एक विशेष घास लगाई गई, एल्फा एल्फा, एल्फा एल्फा घास लगाई गई। और इसमें बहुत सारा पशुपालन होता है और उस पशुपालन से दूध नहीं निकालते हैं, दूध नहीं निकालते हैं, क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? मांस। मार के मांस उद्योग, सबसे बढ़िया मांस उद्योग पैम्पास में चल रहा है। और यहां पर पशुपालन क्या है? ये दूध के लिए है, तो यहां डेयरी है। एक और क्षेत्र है जहां पर विशेष कृषि हो रही है, यह है पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है, ठीक है,
यहां पर होती है बाजार कृषि। सर ये बाजार कृषि क्या होती है? बाजार कृषि क्या होती है? ये बहुत बड़े स्तर पे कृषि नहीं करते, ये छोटे स्तर पे कृषि करते हैं। बाजार कृषि में ये क्या करते हैं? बाजार कृषि अगर मैं बताऊं, बाजार कृषि में होती है फल, फूल, सब्जी और डेयरी। यहीं के आसपास के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए क्या होगा? आसपास के लोगों के लिए हम फल फूल कृषि करेंगे। फूल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, नीदरलैंड, हॉलैंड जो है, नीदरलैंड बहुत मशहूर है अपने ट्यूलिप के लिए। ट्यूलिप नाम का फूल होता है, ट्यूलिप ये होता है। डेयरी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, डेनमार्क लीडर है। डेनमार्क ये क्या है? लीडर है। ठीक है, यहीं पर डेयरी में कौन आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया भी है और न्यूजीलैंड भी है। ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे भेड़ और बकरी भी होती है, भेड़ों से ये ऊन भी निकालते हैं। और न्यूजीलैंड किसके लिए है? ये दूध के लिए, डेयरी के लिए। अपने शब्दों में भी लिख लेंगे, चित्र में भी हो गया, दिख गया सभी लोगों को। बाजार कृषि, बाजार कृषि मतलब बाजार में जो छोटे बाजार, लोकल बाजार में जो आपकी वो है। सर ये एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी में मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो साथ में आपको बहुत बढ़िया से मिल जाएंगे, नाम भी मिलेंगे, अपने नोट्स को भी वो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग, मैंने कहा ना, जिसने भी पढ़ा होगा वो अचानक इस क्लास में आंदोलित हो जाएगा, अरे ये तो किताब में भी लिखा है, हाँ सर ने तो उसे यूं ही खींच भी दिया, जोड़ भी दिया। तो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। तो जो बच्चे सोचते हैं कि सर नोट्स कैसे, नोट्स साथ में होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हमने ये कर लिया तो मेरे पास आती है बी, रोपण कृषि। रोपण कृषि को कहते हैं बच्चों प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या हो सकते हैं? रबड़, ठीक है, कोकोनट, गन्ना, कपास, ये सब क्या है? प्लांटेशन, रोपण कृषि। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप है ये। तो इसमें मैं लिख रहा हूं रबर, गन्ना, अनानास, ठीक है, केला, पाम, पाम का पेड़, पाम, नारियल, तंबाकू। ये जनरली कहां होता है? ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। तो ट्रॉपिकल एरियाज में आप देखेंगे यहां पर खूब मिलेगा ये जो हमारे कैरेबियाई द्वीप है यहां पर मिल जाएगा, मेक्सिको में मिल जाएगा, इस क्षेत्र में मिल जाएगा। ठीक है, ये यहां पर हो गए। हमने कॉफी, ब्राजील में कॉफी है, आप सबने सुना है ब्राजील में कॉफी। ठीक है, यहां पे घाना में क्या है? घाना में कोको है, कोकोआ, इससे चॉकलेट बनती है। यहां पर क्या है? ये फल वाली पेटी है, अनानास, केला यहां पर बनता है। ठीक है, इथियोपिया में आऊंगा, इथियोपिया में फिर कॉफी है। तो ये क्या है? घाना। ये क्या है? ब्राजील में। यहां पे कॉफी भी है, रबड़ भी है। यहां पे मैंने आपको क्या बताया? तंबाकू भी। सभी लोग मेरे साथ, कॉफी कहां हो गया? इथियोपिया में हो। और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या हो जाता है? पाम हो जाता है। याद रखेंगे सभी लोग मेरे साथ। तो हमने ये भी एक वो कर लिया। सी पर आते हैं, मत्स्यन। मत्स्यन, मछली, मछली बनाओ। मछली, मछली, मछली,
मछली। मछली। तो जी एक ही चित्र में आपकी सारी मछली यहां पर आ जाती है। कौन से क्षेत्र हैं? ये आ गया, ये इसको 1 2 3 4 5 कर रहा हूं। पहला है कनाडा का वैंकूवर क्षेत्र। वैंकूवर, ये वाला क्षेत्र मैंने आपको बोला वैंकूवर द्वीप है, वहां पे मछली भी होती है। खास एक मछली है, मशहूर मछली है, सामन। सामन मछली, वैंकूवर। अच्छा, 2 नंबर एक बहुत ही खास क्षेत्र है। आपको मैंने आइलैंड भी बताया था, न्यू फाउंडलैंड द्वीप कनाडा का है, नदी का मुहाना है। और यहां पर एक बहुत मशहूर एक मत्स्यन का क्षेत्र है, उसको कहते हैं ग्रैंड बैंक। ये पूछा जाता है, ग्रैंड बैंक फिशिंग मत्स्यन का क्षेत्र कहां पर है? ग्रैंड बैंक का मत्स्यन का क्षेत्र यहां पर 2 नंबर में न्यू फाउंडलैंड में है। ठीक है, अपने वाक्यों में लिख लीजिएगा। 3 नंबर है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। ये हम पहले भी सब कुछ देख चुके हैं। नॉर्थ सी में एक विशेष मशहूर बैंक है, उसका नाम है डोगर बैंक। ठीक है, डोगर बैंक। और जो ये 4 नंबर है बच्चों, ये जापान है। 4 नंबर जापान। कई बार ये प्रश्न आता है कि मछलियां जो हैं, जहां पर गर्म जल और ठंडा जल मिलते हैं, जल धाराओं के मिलने वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये दोनों जल धाराओं का क्षेत्र है, भौतिक भूगोल में फिर बताऊंगा। ये गर्म जल धारा का नाम क्या है? गर्म जल धारा का नाम किसी को पता है? इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। और ठंडी जलधारा का नाम क्या है? लेब्राडोर जलधारा। लेब्राडोर जल धारा। तो जहां गर्म और ठंडा पानी मिलता है, वहां पर मत्स्यन का केंद्र है। कई बार पूछते हैं ऐसा कि ये क्यों है ऐसा, तो वहां पर आपको उत्तर देना होगा। ऐसा ही गर्म और ठंडा जोड़ा जापान में भी है। यहां भी गर्म और ठंडा जोड़ा है। प्रारंभिक में कई बार प्रश्न पूछता है। गर्म पानी का नाम कुरोशियो, कुरोशियो जलधारा। कुरोशियो जलधारा। और ठंडी का नाम, ठंडे का नाम क्या है? ओयाशियो। ओया। ठीक है बच्चों। 5 नंबर जो है, इसको कहते हैं पेरू चिली। वैसे तो चिली का क्षेत्र है, लेकिन पेरू चिली इस सारे क्षेत्र में खूब मत्स्यन होता है। पेरू और चिली। सभी लोग मेरे साथ? सर, एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जो मछलियां खाती है। अच्छा प्रिंसी जी, हमें पता नहीं था। वैसे तो मछलियां जो हैं प्लवक खाती हैं बच्चों, प्लवक खाती हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूओप्लैंक्टन। ठीक है, बाकी ये ले आए घास तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और 4 के बाद 5 हो गए। 5वां क्या है बच्चों? पेरू। पेरू या चिली। आप सभी लोगों ने एक चीज नोट करी होगी, ये सारे के सारे शीतोष्ण पेटी में हैं, टेम्परेट लैटिट्यूड में है। टेम्परेट लैटिट्यूड में है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में, उष्ण कटिबंधियों में मत्स्यन बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ, सागरीय मत्स्यन। फिर भी मैं आपको लिखना चाहता हूं, भारत में ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, यहां मछली होती है। और यूपीएससी का एक फेमस क्वेश्चन है, मत्स्यन उद्योग शीतोष्ण क्षेत्र में अधिक विकसित क्यों है?
इसके कई कारण हैं, उत्तर लेखन में ये उत्तर भी आपको कराऊंगा। ठीक है। दीपक सोनी जी, शायद आप क्लास में पहली बार आए हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि पिछली क्लासेस कर लीजिए, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो बच्चे, मैंने कौन सा उद्योग बनाया आज? प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक उद्योग। कोई कह रहा है टेम्परेचर के कारण, बेटा बहुत सारे कारण हैं। किसी ने कहा मछली उबल जाएगी, नशे में मत रहो, तमिलनाडु में जो मछली मिलती है वो उबलती नहीं है। कोई कह रहा है सरगासो। सरगासो एक तरह की सागरीय पादप होते हैं। इस क्षेत्र में सरगासो नाम की एक वीड होती है, वो मछलियों के लिए नहीं बनी है, लेकिन आपने पूछ लिया तो बता दिया। दीपक सोनी जी, फिर आपसे कहना चाहूंगा, आप ये पॉइंट डालते रहेंगे। आप शायद क्लास में पहली बार आए तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। सभी लोगों को प्राथमिक उद्योग समझ में आ गया? प्राथमिक उद्योग और द्वितीयक उद्योग पे तो आज मैंने आपके साथ बहुत सारी बात की है, केस स्टडी भी समझ में आ गया। द्वितीयक उद्योग किससे चलता है? प्राथमिक उद्योग किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? ये किससे जुड़ा हुआ है? ये सर पानी से जुड़ा हुआ है। मछली होगी वहीं पर तो होगा, प्राकृतिक कारणों से जुड़ा हुआ है। कृषि किससे जुड़ी हुई है? वहां की फसल से जुड़ी हुई है। तो क्या मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं, कल हमारी क्लास नहीं है तो एनसीईआरटी के 8वीं क्लास का चैप्टर नंबर 5 और एनसीईआरटी 12वीं का, जो कल की क्लास आप देख लीजिए, एनसीईआरटी का कवर पेज भी दिखाया था मैंने, उसमें चैप्टर 4, 5, 6 जिसमें संसाधन भी है और उद्योग भी है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और क्या किताबों में ऐसा कुछ बना हुआ है? किताबें तो ऐसे नहीं पढ़ाती हैं, किताबें तो ये नहीं पढ़ाती हैं। सर ये कौन सी किताब में मिलेगा? क्या आपको लगता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो एक किताब से आया है? वो बहुत से किताबों से आया है, बहुत से अनुभव से आया है, बहुत से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से आया है। तो ये क्या होता है, जो स्क्रीन पे आपको मिलता है ना बच्चों, निचोड़ मिलता है। अगर शिक्षक जो किताबों में लिखा है केवल वही बताता है, तो शिक्षक का स्थान तो किताब ले ही सकती है। तब तो शिक्षक क्या कर रहा है? आपके आलस का स्थान ले रहा है कि आप किताब नहीं पढ़ना चाहते, मैंने आपका आलस की जगह आपको सुना दिया। आजकल तो ऑडियो बुक्स भी आ गई ना बच्चों, फिर तो मेरा कोई काम ही नहीं है। आज तो कंप्यूटर ही पढ़ के सुना देता है। मेरा काम क्या है? वो निचोड़ लेकर आना। इसको किताबों से सपोर्ट कर लेंगे। तो कल हमारी क्लास नहीं है, परसों क्लास है। परसों मैं इसे भी करूंगा, थोड़ा सा और ले जाऊंगा और फिर मैं आपका एशिया खत्म कर दूंगा। एशिया भी मेरी लास्ट क्लास में आना है, एशिया हो जाएगा। किसी छात्र ने लिखा सर आपने टाइगा कहा था, टाइगा नहीं बताया। बिल्कुल ठीक है, तो टाइगा वाला मैं इसमें एक और एक्टिविटी आती है प्राथमिक में, वानिकी। तो वानिकी अभी नहीं लेकर आया हूं, वानिकी पर मैं अगली क्लास में टाइगा को लेकर आऊंगा। तो डी लिख दें, डी का मतलब वानिकी। वानिकी मतलब फॉरेस्ट इंडस्ट्री। वो कहां पर है? डी यहां पर है बच्चों। डी 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 क्या है? वानिकी। ये क्या है? हमारे टाइगा है। तो टाइगा पे क्लास फ्राइडे को फिर बताऊंगा, चिंता नहीं करिए। तो ये रहेगा। और जो चीज हमारी बची है, हमारा एशिया का कुछ खंड बचा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता था कि एशिया की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद हम करें। और आपको हैंडआउट्स में स्लाइड्स और वो सारी चीज दोनों भाषाओं में मिलेंगी। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा और फिर वो सैटरडे के थ्रू हम आंसर पे मैं आपको होमवर्क भी देता रहूंगा कि ये इस सप्ताह में ये काम करके आइएगा, ताकि आप लोग अपने इस चीज में, एक तो है विषय में रुचि आना, विषय को समझना, दूसरा यह है कि विषय के परीक्षा की जो डिमांड है उस तक भी अपना लेवल उठाना। तो मैं दोनों चीजें आपको देना चाहता हूं, तो वो काम होगा। ठीक है सभी छात्र? तो कल क्लास नहीं है। कल आपसे अनुरोध है कि इस समय का यूज करें, इसमें करिएगा और फ्राइडे को हम फिर वो जाएंगे। कुछ बच्चों ने कहा सर बहुत दिन से टेस्ट नहीं हो रहा है। तो बच्चों मैंने लगभग 20 क्लास में आपका टेस्ट लिया, क्योंकि मैं इस चीज में चाहता था कि आप मोमेंटम लेकर आ रहे हैं, आपको उसका इमीडिएट इनाम मिलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं ना बच्चों, तो इनाम को ना थोड़ा दूर कर दिया जाता है, इनाम थोड़ी देर बाद मिलेगा। तो आप लोगों का सच में टेस्ट होने वाला है जब मैं आपके साथ उत्तर लेखन और पीवाईक्यू करूंगा, तो तब ज्यादा टेस्टिंग होगी। तो वहां टेस्टिंग उसके लिए छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना, मेरे कोर्सेज में हमेशा ऐसा होता है, जानकारी, सोच, एनालिसिस और उसके बाद प्रश्नों पे उसको लगाया जाएगा। तो विश्वास रखिए आप लोग जिस जर्नी पे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है कि एनसीईआरटी में वो वाले चैप्टर्स जरूर करिएगा। अपने नोट्स जब आपको ये जानकारी मिल जाती है, कहीं नहीं मिलेगा भाई, एक जगह आप ही बना रहे हैं, उसमें सारी चीजें एक साथ पिरोते जा रहे हैं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप ही की शैली बन जाएगी। यार मैं एक चीज, दो चीज, 5-6 चीजें पिरो सकता हूं,
तो जहां प्रश्न भी होगा तो प्रश्न के बहुत सारे डायमेंशंस भी निकाल पाऊंगा, अपने उत्तर भी बेहतर दे पाऊंगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल नहीं मिल पाऊंगा, किसी कारणवश कल क्लास नहीं हो पा रही, परसों क्लास होगी, तो फ्राइडे को मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।